ओम दीदी। ओम सभी को महिला पतंजलि योग समिति द्वारका की ऑनलाइन निःशुल्क कक्षा में आप सबका स्वागत है। विशेष स्वागत डॉक्टर कृष्ण कुमार जी का। आज जो आप विषय ले रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। हम सब महिलाएं या सभी जानते हैं कि रसोई में हमारी बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन हमारा जो स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार से वो लाभदायक है उसके विषय में आप जानकारी देंगे। रसोई और हमारा विषय इसी यही है कि दैनिक स्वास्थ्य का लाभ हमारी रसोई में हमारा वो लघु औषधालय है। तो उसके विषय में आप जानकारी देंगे तो सभी का स्वागत है। और डॉक्टर साहब का परिचय कराएंगे अनिल जोशी जी। अनिल जोशी जी से रिक्वेस्ट है कि उनका परिचय कराएं। जी, डॉक्टर साहब को नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत। बड़ा ही कई बार कई लोगों के लिए विषय होता है जो कि कुछ लोगों के लिए होता है परंतु आज का विषय हम सब के लिए बड़ा रुचि का विषय है कि कैसे, क्योंकि हम सब लोग रसोई का तो इस्तेमाल करते ही, तो उसको कैसे उपयोगी, उसमें औषधि क्या, हमारे यहाँ तो वैसे भी भोजन को औषधि के रूप में लिया जाता है। तो डॉक्टर साहब के परिचय में ओवर 2 decades ऑफ एक्सटेंसिव एक्सपर्टीज इन द रिलेम्स ऑफ नेचुरोपैथी, आयुर्वेद और योगा। तो तीनों विषयों के आप विशेषज्ञ हैं। स्पेशलाइजेशन इन द रिवर्सल एंड प्रिवेंशन ऑफ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स सच एज ओबेसिटी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स एंड जॉइंट पेन। तो ये जो सब चीजें हैं उसमें न केवल उनको रोकने का बल्कि रिवर्सल के लिए भी आप गाइड करते हैं। प्रोफिशिएंसी इन एडमिनिस्ट्रेटिंग डिटॉक्स थेरेपीज इंक्लूडिंग कोलोन हाइड्रोथेरेपी, liver and cholesterol cleansing therapy, specialist specifically trained for lifestyle disorders। तो ये जो बीमारियां हैं जो आमतौर पर हम सब लोगों को होती हैं, उसको कैसे रोका जा सकता है, वापस किया जा सकता है, डिटॉक्स किया जा सकता है। Accomplished public speaker with a track record of delivering lectures on self-management and nature cure at various national and international forums। आप उसके बाद आप न स्वयं केवल अच्छा लिखते हैं, देश के विभिन्न संस्थानों में आपके लेक्चर्स हो चुके हैं। के एल मेहता कॉलेज, डीएवी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, कॉन्वेंट स्कूल, एसडीआईएम, वेस्ट यूनिवर्सिटी, आदर्श कॉलेज आदि आदि। आप इस विषय में निरंतर जो विषय है जो हमने लिए हैं उसमें जागृति पैदा कर रहे हैं। और आप देश के विभिन्न नेशनल चैनल्स जिसमें गुड इवनिंग इंडिया, आज तक इंडिया, न्यूज इंडिया, इंडिया टीवी आदि में आप विशेषज्ञ के रूप में जा चुके हैं। आपका अपना एक यूट्यूब चैनल भी है जिसका हम अवश्य इस्तेमाल करें, डॉक्टर कुमार लाइफस्टाइल सेंटर। देखिए उसमें सारी वो विषय आ ही गए हैं। डॉक्टर कुमार का जो लाइफस्टाइल की जो बीमारी है उसके लिए कैसे बेहतर कर सकते हैं, उसके लिए उनका एक चैनल भी है। आपने निरंतर उसमें आर्टिकल्स जो विभिन्न देश की प्रमुख पत्रिकाओं में भी प्रकाशित हुए हैं, वो भी आप लिखते हैं। और साथ ही आप एक इंस्टीट्यूशंस फाउंडर एंड प्रोप्राइटर ऑफ डॉक्टर कुमार लाइफस्टाइल सेंटर, जो जो यूट्यूब चैनल का नाम है उसी सेंटर से एक इंस्टीट्यूशन है जिसको आप रन करते हैं, जो कि रिसर्च और एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। आप जो कॉन्सेप्ट है डाइट वास्तु, यानी कि आज भी हमने बहुत महत्वपूर्ण सुना था कि वास्तु महत्वपूर्ण है, ये सुन रहे हैं डाइट महत्वपूर्ण है, कि दोनों को लेकर आपने एक नई अप्रोच आपकी है जिसको आज हमें सुनने का मौका मिलेगा। और आपका जो एक्नॉलेज एंड वेल रिसीव्ड प्रोग्राम टाइटल सेहत मेरे गांव की, यानी कि न केवल व्यक्ति बल्कि पूरे गांव की चिंता करते हैं। आप पीएचडी हैं, आप योगा इन ब्रोंकल एस्थमा, मास्टर्स इन साइंस ऑफ लिविंग, डॉक्टर ऑफ नेचुरोपैथी, डिप्लोमा इन योगोथेरेपी, स्पेशलाइजेशन है क्रोनिक डिसीजेज में, और डिटॉक्स थेरेपीज में स्पेशलाइजेशन है। तो योगा और थेरेपी की जो
नेचुरोपैथी की जो हम बात करते हैं उसमें विशेषज्ञता है, आपका यूट्यूब चैनल भी है, आपका सेंटर भी है, और इस विषय में आपने बड़ा काम किया है, न केवल व्यक्ति बल्कि गांव के लिए। और आज हम सब लोगों का सौभाग्य है कि आप इस समय ताशकंद से, जो मेरी जानकारी है, आप बात कर रहे हैं। तो ये पंत जी, आज आपने डॉक्टर साहब को जोड़ा। आपका भी विशेष धन्यवाद कि आपके माध्यम से डॉक्टर साहब ने इतनी महत्वपूर्ण विषय पर आज बात करना स्वीकार किया। हम डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हम सब लोग उनको सुनते रहे, साथ में हम प्राणायाम भी कर सकते हैं और नोट्स लेते रहे, जिससे कि बाद में भी आपके काम आए, यद्यपि इसकी रिकॉर्डिंग। डॉक्टर साहब, आपका बहुत स्वागत। Thank you, Ji. Thank you, Joshi Ji and Pant Ji, for inviting me and giving the opportunity to interact with all of you. जैसा आपने बताया, मैं अभी ताशकंद में हूँ। हम सेंट्रल एशिया में आयुर्वेदा को लाने के लिए पिछले 2 साल से कोशिश में थे। मोदी जी ने आह्वान किया था 2020 एससीओ मीटिंग में, और सेंट्रल एशियन कंट्रीज ने उसको एक्सेप्ट किया था। लेकिन यहाँ पर आयुर्वेद एक नया सब्जेक्ट था और है भी अभी। कोई इनकी गवर्नमेंट पॉलिसीज में आयुर्वेद नाम की कोई चीज़ नहीं थी। तो 2 साल हमने यहाँ इन गवर्नमेंट के साथ काम किया है, इनकी पॉलिसी डिफाइंड करवाई है, आयुर्वेद को कैसे यहाँ पर लॉन्च किया जाए, आयुर्वेद के प्रोडक्ट्स को कैसे लाया जाए, आयुर्वेद के कॉलेजेस को, आयुर्वेद के हॉस्पिटल क्लिनिक्स को कैसे खोला जाए। तो उन सब चीज़ों पे हम 2 साल से इंडियन गवर्नमेंट और उज़्बेक गवर्नमेंट के साथ मिलके काम कर रहे हैं। एंड हमेशा अच्छा लगता है कि हम हेल्थ को जितना स्प्रेड आउट करें अपने देश के लिए, देश से बाहर अपनी विद्या को हम लेके जाएं। आज का टॉपिक जो चूज किया है वो किचन द फर्स्ट फार्मेसी। आयुर्वेद में, जैसा आपने भी जिक्र किया, आयुर्वेद में तो माना ये जाता है कि जो फर्स्ट मेडिसिन है वो फूड होता है। फर्स्ट एंड लास्ट दोनों ही, फर्स्ट मेडिसिन भी फूड है और लास्ट मेडिसिन भी फूड है। जो बीच का जो गैप है वो हम कई बार अपनी दूसरी मेडिसिन से किसी इमरजेंसी को डील करने के लिए, या किसी बीमारी की इंटेंसिटी को कम करने के लिए, या उसके एक्यूटनेस को संभालने के लिए हम दूसरी दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। उसमें चाहे वो आयुर्वेदा की दवाइयाँ हों या किसी दूसरी विद्या की दवाइयाँ हों। लेकिन जब बीमारी संभल जाती है उसके बाद भी डाइट का ही रोल आता है, और बीमारी ना हो या हम बीमार ना हो उससे पहले भी डाइट का ही एक रोल है। हमारे किचन्स, अगर हम उनका डिजाइन देखें एंशियंट टाइम में, या आज से बहुत एंशियंट भी जाने की जरूरत नहीं है, 20-30 साल पहले, और आज के किचन डिजाइन में बहुत ज्यादा फर्क आ गया है, फर्क पड़ गया है। और यही दौरान यही समय रहा है, यही पीरियड रहा है कि बहुत सी नई बीमारियां मैनिफेस्ट हुई हैं, और मैक्सिमम बीमारियां जो है वो क्रॉनिक लेवल की आई हैं आजकल। चाहे हम डायबिटीज की बात करें, हम हार्ट से जुड़ी हुई बीमारियों की बात करें, उसमें चाहे ब्लड प्रेशर है, चाहे कोलेस्ट्रॉल है, या स्ट्रोक्स हैं, चाहे हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स की बात करें जिसमें अर्थराइटिस एंड अदर डिसीजेज हैं, चाहे चाहे हम ओबेसिटी की बात करें, ये सारी बीमारियां पिछले 20-30 साल में जिस तरह से, या फिर आज मॉडर्न टाइम में कैंसर की बात करें, ये जिस तरह से स्प्रेड आउट हुई है, और लाखों कोशिश के बावजूद भी दावे बहुत करते हैं। हमारे देश में थोड़ा सा एक मैं उसको समस्या ही कहूंगा, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत से नए नए लोग या सो कॉल्ड डॉक्टर्स आकर के बहुत सारे दावे करते हैं हर बीमारी को लेकर के। और जो व्यक्ति बीमार होता है वो वैसे भी दुखी होता है, कंफ्यूज भी होता है, और वो उतावला भी होता है कि उससे उस बीमारी से छुटकारा मिले। तो जो लोग दावा करते हैं वो बेचारा हर जगह पहुंचता है और टाइम खराब होता है और बीमारी और बड़ी होती चली जाती है। तो ये रेगुलेशंस हमारी कंट्री में अभी नहीं है कि ऑथेंटिक नॉलेज, स्पेशली फॉर हेल्थ, बिकॉज हेल्थ इज अ वेरी सेंसिटिव इश्यू। वी कांट प्ले विद इट, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है, अगर कई बार खराब एक लेवल पे हो जाती है तो इसको संभालना, रिवर्स करना कई बार तो असंभव होता है और कई बार बहुत मुश्किल होता है। तो ये जो हमारे रेगुलेशंस हैं उन पे कंट्रोल है, वो थोड़ा सा पुअर है, जिसकी वजह से आजकल बहुत भ्रामक
जानकारियां सोशल मीडिया पे अवेलेबल हैं। इंटरनेट के युग में जानकारी का दोनों तरह का ही प्रभाव पड़ता है। तो लेट्स कम बैक टू टॉपिक। सो हमारे जो किचन का जो डिजाइन था और डिजाइन है, उसमें क्या अंतर आए जिसकी वजह से आप आजकल हर परिवार में अगर एवरेज 5 लोग हैं तो शायद ही कोई ये कहने की स्थिति में होगा कि एक आदमी बिल्कुल हेल्दी है या 2 आदमी बिल्कुल हेल्दी हैं। हर कोई किसी ना किसी बीमारी से सफर कर रहा है, चाहे वो छोटी हो बड़ी हो। और हर कोई लगभग 1 या 2 गोली का इस्तेमाल रोज कर रहा है, चाहे वो एसिडिटी से रिलेटेड हो, चाहे कब्ज से रिलेटेड हो, चाहे दर्द से रिलेटेड हो, या अगर किसी को बीपी शुगर की बीमारी लग गई है तो उसका तो चलो एक अलग ही है, वो तो रोज खा ही रहा है। तो हर व्यक्ति कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेडिसिन पे है। तो उन मेडिसिन से कैसे हम छुटकारा पा सकते हैं, खासकर जो एक्यूट टाइप की प्रॉब्लम्स है। क्रॉनिक टाइप की प्रॉब्लम्स के लिए मिक्स अप्रोच जरूरत है। मैं उस भ्रम से बचाने के लिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इस इंफॉर्मेशन का जो हम आज शेयर करेंगे उसका इस्तेमाल आप इलाज के लिए, आप स्पोर्टिव थेरेपी के तौर पे तो कर सकते हो, लेकिन ये ना हो कि अगर फॉर एग्जांपल किसी को डायबिटीज है और मैं कहूँ कि सुबह, फॉर एग्जांपल कि सुबह मेथी का पानी पीने से या मेथी खाने से डायबिटीज में फर्क पड़ता है, तो कोई इंसान गोली छोड़ करके मेथी पे आ जाए, ऐसा नहीं है। वो एक सपोर्टिव है कि आपकी दवाई की इंटेंसिटी को कम किया जा सकता है, दवाई को बढ़ने से रोका जा सकता है, या उस बीमारी से होने वाले साइड इफेक्ट्स को मिनिमाइज किया जा सकता है किचन के माध्यम से। अगर आप डायबिटिक नहीं है, आप ओबीज नहीं है, आपको ब्लड प्रेशर नहीं है, आपको कोलेस्ट्रॉल अगर नहीं है या थोड़ा बहुत है, तो आप बिना दवाइयों के उसको बचा के रख सकते हैं, इन बीमारियों को होने से बचा सकते हैं किचन के माध्यम से। सो किचन को हम 3 हिस्सों में देखते हैं। अगर सबसे पहला है, अब एक आपने मेरे इंट्रोडक्शन में डाइट वास्तु शब्द का इस्तेमाल किया, उसका एक मैं पहले उसका मतलब समझा देता हूं, फिर उसको हम अपने टॉपिक के अंदर साथ साथ डिस्कस करेंगे। वास्तुशास्त्र को हम सब समझते हैं। वास्तुशास्त्र में हमें ये समझाया जाता है कि राइट प्लेसमेंट, कि किस चीज की कहाँ पर प्लेसमेंट हो, उसकी राइट डायरेक्शन क्या हो, उसका राइट उसकी पोजीशन क्या हो। तो इसी संबंध में हम खासकर बिल्डिंग से जोड़कर वास्तु को देखते हैं, घर के स्ट्रक्चर से जोड़कर वास्तु को देखते हैं कि टॉयलेट की डायरेक्शन क्या हो, किचन कहाँ पर हो, दरवाजा किस डायरेक्शन में हो, खिड़की किस डायरेक्शन में हो। वो एक साइंस थी जिसमें वेंटिलेशन का ध्यान रखा जाता था, सनलाइट का ध्यान रखा जाता था, एयर फ्लो का ध्यान रखा जाता था, सो दैट घर का हाइजीन भी मेंटेन रह सके और एयर फ्रेशनेस भी रह सके। तो उस साइंस को हम वास्तु साइंस कहते हैं। अब डाइट की बात आई कि डाइट क्या, ठीक है, बहुत से यहाँ पर भी, आप ये कोई पहला प्रोग्राम आप अटेंड नहीं कर रहे होगे, आप हेल्थ से जुड़े हुए सब मुझे लगते हैं कि हेल्थ के विषय को आप समझते भी हैं। और आजकल तो सुबह से शाम तक सोशल मीडिया में बहुत सी ज्ञान की बारिश होती भी रहती है। तो ऐसा कोई अनटच टॉपिक आजकल नहीं बचा है कि जिसने कभी किसी ने सुना ना हो। तो डाइट में भी क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, ये भी अक्सर हम सुनते ही रहते हैं रोज किसी ना किसी माध्यम से। लेकिन मेरा अपना अनुभव में क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में एक चीज मेरे सामने आई कि पेशेंट आता है, हम उसको बताते हैं कि आप ये खाइए ये मत खाइए, कई बार उसको लिख के भी देते हैं, कई बार उसको वर्बल बताते हैं, और 80% केसेस में या इससे भी ज्यादा में वो ज्ञान 2-4 दिन तक सस्टेन करता है, फिर आदमी अपनी पुरानी आदतों पे आ जाता है। बड़ा मुश्किल होता है आदतों को बदलना, उस पर काम करना। तो फिर मैं ऐसे ही किसी एक पेशेंट के इनविटेशन से, जिस कई बार किसी के साथ संबंध अच्छे बन जाते हैं, तो उसने कहा कि आप हमारे घर पे डिनर पे आइए कभी सर। तो मैं एक दिन उनके घर पे डिनर पे पहुंच गया। अब जब डिनर पे गया तो जस्ट मेरे अंदर ऐसे क्वेरी आई, क्योंकि वो भी कोई बहुत ज्यादा डाइट को फॉलो करने वाले व्यक्ति नहीं थे, ऐसा मुझे उनके संबंध में जानकारी थी। तो मैंने कहा कि अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपका किचन विजिट कर सकता हूँ। हाँ हाँ प्लीज कीजिए। तो किचन में सबसे पहले फ्रिज होता है, मैंने फ्रिज खोल के देखा तो फ्रिज में कोल्ड ड्रिंक भी रखी हुई है, फ्रिज में केक भी रखे हुए हैं, और जितने भी जो चीजें हैं वो सब रखे हुए हैं, मसाले जो भी था।
फिर मैं किचन शेल्फ पे गया, वहां ब्रेड रखे हुए हैं, कई तरह की कुकीज रखी हुई हैं, कई तरह की नमकीन रखी हुई हैं। डाइनिंग टेबल पे नजर मारी तो वहां पर भी दो चार नमकीन के जो बाउल हैं वो प्री सेट करके वो रखे हुए हैं। तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा कि मैंने आपके डाइट में कुछ चीजें लिखी थी, वो कहाँ है? तो उन्होंने दो चार ड्रॉर खोले, ऊपर इधर उधर ढूंढा, वो बड़ा मुश्किल से उसमें से एक दो आइटम तो मिला भी नहीं, एक तो मिल गया। तो मैंने कहा जो आपको खाना चाहिए वो तो ऐसी जगह पे रखा है जो ना दिखाई देता है, ना जल्दी से उसको ढूंढा जाता है, तो आपको याद कैसे रहता है? क्योंकि इतनी अवेयरनेस तो जब हैबिट जब बदलनी होती है तो इन सबसे पहले जरूरत होती है कि वो जो चीजें हैं वो सामने बार बार दिखें या वो काम बार बार करें, तभी तो वो रिमाइंडर आएगा। तो वहां से फिर इसका इजाद हुआ है डाइट वास्तु, कि सबसे पहले हमें अपने किचन में जो चीज हमें लगता है कि खाने के लिए अच्छी है, सेहत के लिए अच्छी है, सबसे पहले तो उनको आंखों के सामने रखिए, उनको छुपा के मत रखिए। फ्रूट्स खाने हैं तो फ्रूट्स को डाइनिंग टेबल पर रखिए, आते जाते दिखें। और अगर कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं जो फ्रिज में रखने लायक हैं, बाहर खराब जल्दी हो जाते हैं, फ्रिज में भी उनकी पोजिशनिंग ऐसे कीजिए कि फ्रिज खोलें तो पहले वो दिखाई दे। किचन के शेल्फ पे भी वो चीजें रखिए, चाहे मखाने हैं, चने हैं, या सीड्स हैं, जितने भी चिया सीड्स, आजकल चिया सीड्स हैं एंड किनोवा है, वो रखिए जो दिखाई दे। वो दिखाई देगा तो वो रिमाइंडर भेजेगा आपके दिमाग को। तो यहां से इजाद हुआ सब्जेक्ट डाइट वास्तु। जैसे घर के खिड़की दरवाजे हम वास्तु के नाम पे बदल लेते हैं, वैसे ही घर में डाइट की नंबर 1 अवेलेबिलिटी, नंबर 2 पोजिशनिंग। कई बार तो चीजें अवेलेबल ही नहीं है, वो डाइट चार्ट में तो लिखी हुई है, या सुबह किसी यूट्यूबर से हमने सुन तो लिया कि ये चीज खाने से बहुत फायदा होता है ये, लेकिन वो घर में है ही नहीं। और जब मार्केट जाते हैं तो यूट्यूब का ज्ञान भूल जाते हैं, और जब यूट्यूब सुनते हैं तो वो चीज अवेलेबल नहीं है। तो यहां से फिर हमने कहा कि सबसे पहले मेक इट अवेलेबल। तुरंत उठिए, मार्केट जाइए, उन चीजों को खरीदिए और उनको ऐसी जगह पे रखिए कि वो बार 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 आपको दिखाई दे। मैंने अपने घर में दो जगह बनाई हुई हैं, बहुत सी चीजें जो रूटीन में कई बार कुछ सप्लीमेंट्स लेने हैं या कुछ हर्ब्स हैं। किचन का शेल्फ जो सबसे आगे है, और डाइन अपने बेडरूम के साथ में जो ड्रॉर होता है, ड्रॉर के अंदर नहीं, उसके ऊपर, कि उन चीजों को दिखे, क्योंकि हर व्यक्ति बहुत बिजी है, बहुत से और दूसरी प्रायोरिटीज हैं लाइफ में, कहीं बिजनेस की, कहीं काम की, कहीं सोसाइटी की। तो आदमी का दिमाग जो है बहुत बिजी रहता है, और ऊपर से फिर कुछ रहा सहा टाइम ये आजकल सोशल मीडिया खा जाता है। तो जो खुद के लिए जरूरी चीजें होती हैं उनको हम मेमोराइज नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए आसान तरीका है कि चीजों को ही ऐसी जगह रख दीजिए कि वो आते जाते आपको दिखाई देती रहे। तो दिस इज वन थिंग, अवेलेबिलिटी एंड पोजिशनिंग। अब तीसरी बात आ जाते हैं बैलेंसिंग। हम बात करते हैं फार्मेसी का, एक शब्द हमने आज के टॉपिक में है कि किचन को फार्मेसी की तरह। आपके घर के आसपास कोई भी फार्मेसी होगी, आप उसके फार्मेसी में हजारों दवाई रखी रहती हैं, लेकिन हर दवाई आपके काम की नहीं है। आपकी बीमारी के हिसाब से ही आप दवाई खरीदते हैं, वहां से बुखार है तो बुखार की खरीदते हैं, पेट दर्द है तो पेट दर्द की खरीदते हैं, सो। तो इसी तरह से किचन में भी जितने भी आइटम्स है, बहुत सारे आइटम्स हैं किचन में जो हर्ब्स के नाम पे हम जानते हैं, लेकिन किसके लिए कौन सी सही है, इसका पता कैसे चलेगा? आज मैं कहूँ हल्दी बहुत अच्छी है, लेकिन हो सकता है कि हल्दी जिसको एसिडिटी बहुत ज्यादा बनती है, उसके लिए हल्दी का उपयोग डिफरेंट तरीके से है या लिमिटेड है। अब हल्दी है तो अच्छी। तो यहां पर जरूरी है, आयुर्वेद के हिसाब से आयुर्वेद कहता है पहले अंडरस्टैंड योर प्रकृति। आपकी शरीर की प्रकृति क्या है? प्रकृति एक ऐसी टेंडेंसी है जो हम लेके पैदा हुए थे और उसके साथ ही जीवन समाप्त होगा, वो बदलेगी नहीं। जैसे ब्लड ग्रुप होता है, ब्लड ग्रुप बदलता नहीं है, प्रकृति बदलती नहीं है। बीच में विकृति जरूर आ जाती है, विकृति पैड जुड़ जाती है और विकृति चली जाती है, जिसकी वजह से बीमारियां बनती हैं। प्रकृति एक चीज है, विकृति एक चीज है। प्रकृति हमारी नेचर है, हमारे शरीर की टेंडेंसी है। विकृति बीच में जुड़ने वाले दोष हैं जिनकी वजह से बीमारियां बनती हैं। तो
त्रिदोष का कॉन्सेप्ट आयुर्वेद में है, वात पित्त कफ। वात पित्त कफ को मिलके कई प्रकृति जन्म लेती हैं। वात, किसी की प्रकृति सिर्फ वात भी हो सकती है, किसी की प्रकृति वात पित्त भी हो सकती है, किसी की प्रकृति कफ हो सकती है, किसी की पित्त कफ हो सकती है। तो इन कॉम्बिनेशन प्रकृति बनती हैं। और जैसी प्रकृति है आपकी, इसका मैं एग्जांपल देता हूं लोगों को सिंपलीफाई करने के लिए, कि जब आप गाड़ी खरीद के लाते हो अपने घर में, 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, स्पेशली 4 व्हीलर आजकल, क्योंकि 2 व्हीलर तो अक्सर एक फ्यूल से, तो सबसे पहले हमें ये पता होता है कि इसमें फ्यूल कौन सा डलेगा, कि हम डीजल की गाड़ी खरीद रहे हैं, कि पेट्रोल की खरीद रहे हैं, कि इलेक्ट्रिक खरीद रहे हैं, या गैस की से चलने वाली गाड़ी खरीद रहे हैं। और जब तक वो गाड़ी हमारे पास रहती है हम उसमें वही फ्यूल डलवाते हैं। ऐसा नहीं होता कि आज मन किया तो आज डीजल की गाड़ी में चलो पेट्रोल डलवा लेते हैं। ऐसा अगर किया तो गाड़ी खराब हो जाएगी, उसका इंजन खराब हो जाएगा। इसी तरह से जब हम पैदा हुए या आज के दिन हम एक प्रकृति हमारी बन गई है, उस प्रकृति को अगर हम नहीं समझते और उसमें गलत फ्यूल डाल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि डीजल बहुत बुरा फ्यूल है, पेट्रोल बहुत अच्छा फ्यूल है, या गैस बहुत, लेकिन वो अलग अलग चीजों के लिए बना हुआ है। तो ऐसे ही हम खाने को अच्छे खाने या बुरे खाने की दृष्टि से नहीं देखते, या नहीं देखना चाहिए। खाने को देखना चाहिए कि सूटेबिलिटी, कि मुझे कौन सा खाना सूट करता है या करेगा। कई बार आज सोसाइटी में एक ट्रेंड और भी है, देखा देखी करना, कि अगर कोई चीज मुझे सूट करती है और मैं अपने ग्रुप में पार्क में बैठ के या अपने दोस्तों के ग्रुप में बैठ करके उनको बताता हूं कि मैंने ये खाना शुरू किया, मैंने ऐसा करना शुरू किया और मुझे बहुत फायदा हो, और उसको सुन के या मुझे देख के 4 लोगों ने और उसको फॉलो करना शुरू किया, हो सकता है उन 4 की प्रकृति मेरी प्रकृति से भिन्न हो, अलग हो, तो उनको नुकसान होगा। तो अब वो उस खाने को बुरा बताएंगे, यदि खाना गलत है आप, या फिर मुझे बुरा बताएंगे कि आपने गलत सलाह दे दी। तो इसको समझने के लिए जरूरी है अपनी प्रकृति को समझना, और फिर एक सूटेबल जो फूड है, जो आपको सूट करे, उसको चूज करना। अब सूटेबिलिटी में प्रकृति एक फैक्टर है, उसके अलावा कुछ फैक्टर्स और हैं, पहले वो भी समझते हैं। आपकी एज क्या है, हर एज की डाइटरी रिक्वायरमेंट, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स बिल्कुल अलग हैं। आपका जेंडर क्या है, मेल और फीमेल की भी कुछ डाइटरी रिक्वायरमेंट बिल्कुल अलग है, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट अलग है। तीसरा, आपकी हेल्थ कंडीशन क्या है। अगर आपको कोई बीमारी है किसी तरह की, फॉर एग्जांपल कोई डायबिटिक है, तो उसको उसकी डाइटरी प्रिकॉशंस अलग हैं। किसी का वेट कम है, उसकी डाइटरी प्रिकॉशंस अलग हैं। किसी का वेट ज्यादा है, उसकी डाइटरी प्रिकॉशंस अलग हैं। किसी को कोई और लीवर की समस्या है, या किडनी की समस्या है, या किसी हार्ट से रिलेटेड कोई समस्या है, या स्किन से रिलेटेड कोई समस्या है, उसकी डाइटरी रिक्वायरमेंट्स बिल्कुल अलग है। तो फिर आता है डेमोग्राफी, कि आप कहाँ पे रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी ताशकंद में बैठा हूँ, यहाँ 90-95% लोग नॉन वेजिटेरियन जो है वो फूड खाते हैं। यहाँ की डेमोग्राफी को मैंने स्टडी किया, और उसके बाद लास्ट आता है, मैं इसको भी एक बार दोबारा आऊंगा डेमोग्राफी पे, फिर आता है वर्क। आप काम क्या करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, मेहनत का काम करते हैं, बैठे रहने का काम करते हैं। तो इन सब चीजों को मिला करके एक कंक्लूजन निकलता है कि आपकी डाइटरी रिक्वायरमेंट्स क्या होनी चाहिए, और वो डाइटरी रिक्वायरमेंट किस चीज से फुलफिल होंगी, ये डिपेंड करता है प्रकृति पे। डाइटरी रिक्वायरमेंट में आया कि आपको 100 ग्राम प्रोटीन चाहिए फॉर एग्जाम्पल, अब वो प्रोटीन कहां से आएगा, किस किस फूड स्टफ से आएगा, वो आपकी प्रकृति पे डिपेंड करता है, कि आपकी प्रकृति को भी प्रॉब्लम ना हो। आपकी प्रकृति के हिसाब से अगर पित्त प्रकृति है तो खाना ऐसा खाना है कि पित्त भड़के ना, वात प्रकृति है तो खाना ऐसा खाना है कि वात भड़के ना, कफ प्रकृति है तो खाना ऐसा खाना है कि कफ भड़के ना, नहीं तो उससे जुड़ी बीमारियां हो जाएंगी। पित्त भड़केगा तो स्किन की बीमारियां हो जाएंगी, एसिडिटी बढ़ जाएगी, गुस्सा बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ऐसा ये ना कि हमने रिक्वायरमेंट भी पूरी करनी है और शरीर को बीमार भी नहीं करना है। तो अब फॉर एग्जाम्पल मैं फिर यहाँ का एग्जाम्पल एक देता हूँ। यहाँ 90-95% लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, और नॉन वेजिटेरियन में भी रेड मीट का कंटेंट बहुत ज्यादा है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि हर आदमी का लीवर खराब
है, हर तीसरे आदमी का लीवर खराब है, और खराब भी उस लेवल पे खराब है, ट्रांसप्लांट के लेवल तक ही पहुंच जाते हैं। कार्डिक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, कैंसर बहुत कॉमन हो गया है। देन वी स्टडीड इट कि ऐसा क्यों हुआ, और ये हर जगह हो रहा है, हमारे वहां पर भी है। ये यूनिवर्सल थ्योरी है, आप अगर इसको समझेंगे तो आपको पता चलेगा। डाइटरी रिक्वायरमेंट कहाँ से आई? इन लोगों ने फॉर एग्जाम्पल नॉनवेज खाना शुरू किया, तो क्यों किया? आज से 100 साल पहले या उससे पहले सुविधाएं कम थी, मोटर गाड़ियां नहीं थी। ये कंट्री सिल्क रूट पे है। सिल्क रूट का मतलब है कि यहाँ से पैदल व्यापार होते थे, यहाँ से रास्ता गुजरता था, यहाँ से लोग यूरोप की तरफ, यहाँ से लोग इंडिया की तरफ, यहाँ से लोग चाइना की तरफ, या चाइना से लोग यूरोप की तरफ, इस रूट से गुजरते थे। अब लोग पैदल चलते थे, ऊंटों पे चलते थे, घोड़ों पे चलते थे। अब उसमें पैदल चलना ज्यादा तो एनर्जी चाहिए, दूसरा यहाँ ठंड है। जब ठंड पड़ती थी, अब तो फिर भी थोड़ा मौसम का बदल गए हैं चक्कर, लेकिन यहाँ ठंड बहुत ज्यादा पड़ती थी, तो मौसम ठंड से भी अपनी प्रोटेक्शन करनी है, स्टेमिना भी डेवलप करना है। दूसरा, जब इंसान चलता है पैदल, तो उसके पास बहुत ज्यादा रुक के खाने का पकाने का वक्त नहीं है, तो उसको ऐसा खाना चाहिए कि जिसको बस चलते चलते भी खाया जाए और वो एनर्जी भी खूब दे दे। तो वहां से कॉन्सेप्ट इनका डेवलप हुआ कि रेड मीट एनर्जी का सोर्स है, लंबे टाइम तक एनर्जी देता है, फैट कंटेंट बहुत ज्यादा है, प्रोटीन कंटेंट बहुत ज्यादा है। चलो, तब तो वो चल रहा था, शरीर उसको हजम कर रहा था, डाइजेस्ट कर रहा था, तो चीजें सही थी। अब समय बदला, सुविधाएं आई, यहाँ लोगों के घर ऐसे हैं, मैं घर में बैठा हूं, मैं ये टी शर्ट भी नहीं पहनूंगा चलेगा काम, बनियान में बैठूंगा तो भी चलेगा काम, बाहर माइनस टेम्परेचर है, क्योंकि घर हीटेड है, अंदर हीटिंग सिस्टम है। घर में पता नहीं चलता कि आप सर्दी में बैठे हो गर्मी में बैठे हो। गाड़ियां होगी सबके पास, ऑफिसेज हैं वो हीटेड हैं। सो दैट मीन्स अब शरीर को ठंड से लड़ने के लिए तो एनर्जी की जरूरत नहीं है। दूसरा, जो शारीरिक काम होते थे पैदल चलने के, वो बंद हो गए, सबके पास गाड़ियां हैं, सुविधाएं हैं। खाना, आदतें वही हैं पुरानी। अब क्या हो गया कि जो खाना उनको एनर्जी दे रहा था, उनका जीवन यापन के लिए जरूरी था, अब वही खाना अब उनको बीमार करने लग गया है। आदतें बदली नहीं जाती, बहुत जल्दी बदली जाती हैं, तो कारण चाहिए, कारण कोई बताने वाला नहीं। हमने यहाँ WHO के साथ काम किया, इनके हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ काम किया, समझा कि आपको नॉनवेज खाना है या नहीं खाना है, गलत या ठीक कह के इसको नहीं डिफाइन कर सकते हम कि नॉनवेज गलत है या नॉनवेज ठीक है। जरूरत क्या है? जरूरत थी, अब उतनी जरूरत नहीं है। आप उसमें मिक्स कीजिए, वेजिटेरियन डाइट को मिक्स कीजिए, फाइबर को मिक्स कीजिए। आपकी मूवमेंट नहीं है, आप जो खा रहे हैं आप पचा नहीं रहे हैं, शरीर से वेस्ट बाहर नहीं निकल रहा है मूवमेंट ना होने की वजह से, तो वो टॉक्सिसिटी लेवल बढ़ने की वजह से सबसे पहले लीवर पे अटैक, फिर आपकी हार्ट पे अटैक, फिर आपकी किडनी पे अटैक, फिर आपकी सेल्स पे अटैक हो रहे हैं। इसलिए हर आदमी बीमार है, अंदर से। बाहर से ये बहुत अच्छे दिखते हैं, गोरे चिट्टे सब अच्छा, लेकिन अंदर से हर आदमी बीमार। तो ये सिर्फ यहाँ नहीं है, ये हमारे पास भी है। जब जो लाइफस्टाइल था, उस लाइफस्टाइल में जो डाइट हम खाते थे, जब कहते हैं हरियाणा में, फॉर एग्जांपल मैं हरियाणा से हूँ, तो हरियाणा में दूध दही का खाना, दूध दही का खाना मतलब क्या? दूध दही घी, वो एक वक्त तक बहुत जरूरी था, खूब सारा खाते थे, सब कुछ अच्छा था, लेकिन उस वक्त काम भी उतना ही करते थे, उसको पचाते थे। अब वो काम बंद हो गए, तो डाइट भी उसी प्रोपोर्शन में चेंज होनी चाहिए। दूसरा, कुछ चीजें जो अच्छी थी वो हमने छोड़ दी। फ्रेश खाना पकाना था वो छोड़ दिया, अब फ्रिज आ गए, स्टोर करके रखते हैं, माइक्रोवेव आ गए, उसको बार बार गर्म करके खाते हैं। तो जो ये जो किचन को हमने एक अच्छी हेल्दी फार्मेसी की बजाय फैक्ट बीमारी का घर बना लिया, ये सारा स्ट्रक्चरली जो चेंज हुआ 15-20 साल में, उसमें भी इसका एक बहुत बड़ा रोल है। दूसरा, जो सबसे खासकर शहरों में जो सबसे मेजर प्रॉब्लम है, और उस पर मैंने बहुत काम किया है, पानी। अब दिल्ली एनसीआर में स्पेशली आरओ हर घर में है, मजबूरी भी हो गई है, हम ये नहीं कह सकते कि आरओ हटवा दीजिए, क्योंकि पानी जो मिलता है, खासकर फरीदाबाद गुड़गांव जैसे शहरों में, तो दिल्ली में तो फिर भी शायद लेकिन वहां दूसरी प्रॉब्लम्स है, कई बार सीवर का पानी मिक्स हो जाता है नॉल। तो बट इस पूरे रीजन में ही क्या हुआ
कि पानी की क्वालिटी खराब होने की वजह से आरओ इंट्रोड्यूस हुआ। आरओ ने एक समस्या तो सोल्व कर दी, लेकिन कई समस्याएं और पैदा कर दी। सोल्व ये तो कर दी कि हार्डनेस कम कर दी, जो पानी की हार्डनेस 1500, 1700, 2000, 250, 300 टीडीएस तक का पानी इट इज ओके, ओके टू ड्रिंक। लेकिन उससे ज्यादा टीडीएस का पानी हार्ड हो जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम पे भी प्रेशर बनाता है, एंड ओवर मिनरल डिपोजिशन की वजह से ब्लॉकेज, किडनी स्टोन एंड सब का कारण भी बनता है। तो वो हार्डनेस की प्रॉब्लम तो उसने सॉल्व कर दी, लेकिन एक प्रॉब्लम उसमें ऐड कर दी कि उस हार्डनेस को इतना कम कर दिया, दैट मींस टीडीएस को इतना कम कर दिया कि पानी को ऑलमोस्ट उसने डीमिनरलाइज कर दिया। अब आजकल अगर आप अपने आरओ का पानी का टीडीएस चेक करें, टीडीएस मीटर हर घर में होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि वो आरओ वाला आए वही चेक करे, 250-300 रुपए का आता है, अमेजन वगैरह से मंगवा सकते हैं। तो आरओ अमूमन अमूमन 20 से 40 के बीच में टीडीएस को कर देता है। दैट मीन्स उसके अंदर मिनरल बचते ही नहीं है, और जब मिनरल नहीं बचते तो पानी हो जाता है एसिडिक बाय नेचर। उसको एग्जांपल के लिए, जो आप हम बैटरी वगैरह में पानी डालते हैं, जिसको हम डीएम वाटर जो हम कहते हैं, डिमिनरलाइज वाटर, वो एसिडिक वाटर होता है। तो एसिडिक ऐसा नहीं उसको बनाया जाता है, मिनरल जिस पानी से कम हो जाएंगे वो अपने आप ही एसिडिक हो जाएगा। तो एसिडिटी को हम नापते हैं पीएच से। तो आरओ का जो पानी है उसका जो पीएच है वो अमूमन 7 से नीचे मिलेगा हर आरओ का। 7 जो है वो बेस लेवल है, न्यूट्रल लेवल है। 7 से ऊपर हम एल्कलाइन मानते हैं, 7 से नीचे हम एसिडिक मानते हैं। जो पिछले कुछ टाइम में हर इंसान एसिडिटी का शिकार हुआ या हो रहा है, एसिडिटी इज मोस्ट कॉमन। उसमें एक बहुत बड़ा रोल जो है वो आरओ के पानी का है। कब्ज में एक बहुत बड़ा रोल आरओ के पानी का है। अब आरओ को उखाड़ के फेंका नहीं जा सकता, क्योंकि पानी की सप्लाई सरकार की तरफ से या कॉरपोरेशंस की तरफ से बहुत अच्छी नहीं है। अंडरग्राउंड वाटर भी एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो भी बहुत हैवी है, स्पेशली दिल्ली एनसीआर की हम बात करें तो। लेकिन अब आरओ का कॉन्सेप्ट सिर्फ बड़े शहरों तक ही नहीं है, गांव तक पहुंच गया है, और गांव में हालत और खराब है। चलो वो एक अलग टॉपिक है। सो अब इसको कैसे ठीक किया जाए? तो इसको ठीक करने के लिए मैंने बहुत सारे, आजकल बहुत महंगी महंगी मशीनें, क्योंकि जब कोई समस्या होती है तो सबसे पहले जो मार्केट उसके अंदर अपॉर्चुनिटी ढूंढती है। तो मार्केट में बहुत सी मशीनें, कोई 5 लाख की, कोई 4 लाख की, कोई जापान की, कोई कोरिया की मशीनें आई। ऐसे ही कुछ लोगों ने मुझे भी अप्रोच किया, और एक कोरियन कंपनी ने एक मशीन मेरे यहाँ पे इंस्टॉल की फ्री ऑफ कॉस्ट सैंपलिंग के लिए, कि आप यूज करो और बड़ा फायदा होगा, और आप अपने पेशेंट्स को, लोगों को रिकमेंड करो। ठीक है जी, उन्होंने लगा दी मशीन। अब उसमें हर पीएच का पानी निकलता था, उसमें 7 पीएच का भी, 8 का भी, 10 का भी, 11 तक, 11 पीएच तक का, कि 11 से आप सब्जियां धो, फ्रूट्स को धोइए, उनका केमिकल्स बाहर बाहर निकल जाते हैं, जो भी वो तिकड़मबाजी होती है। वो मैंने 3-4 महीने उसको भी देखा, समझा। उसमें एक चीज मैंने नोटिस की कि वो पानी को टेम्पररली, उस पानी को उससे निकलने के बाद अगर 2, 4, 5, 7, 10 घंटे रख देते हैं तो उसका नेचर फिर वापस ओरिजिनल हो जाता है। चलो वो तो एक अलग था कि ये पानी का पीएच तो ठीक कर रही है, लेकिन ये पानी का टीडीएस तो बढ़ा नहीं रही है। दैट इज मिनरल तो ऐड इसमें हो नहीं रहे हैं, उसके अंदर मैकेनिज्म कुछ था नहीं मिनरल ऐड करने का, उसके अंदर पीएच बढ़ाने का मिनरल था, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस की वजह से। कि हमारे जो शरीर में प्रॉब्लम है, अब हर आदमी को थकान, जोड़ों में दर्द, शरीर में दर्द, ये क्यों? क्योंकि मिनरल नहीं है। फिर उसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढी न्यूट्रिशनल कंपनीज ने, वहां सप्लीमेंट आना शुरू हो गए। तो एक एक करके इतनी चीज ऐड होती चली गई कि इंसान कंफ्यूज हो जाता है। स्वाभाविक है कि आप सप्लीमेंट्स खाओ, आप दवाई खाओ, आप किचन की हर्ब्स का भी ध्यान रखो, आप अनाज का भी ध्यान रखो, और अगर आपको कोई बीमारी है तो वहां पे डॉक्टर की दवाइयां भी हैं। तो बहुत कुछ हो जाता है। ज्ञान देना बहुत आसान है, लेकिन उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। सो देन आई थॉट ऑफ कि कुछ और। तो देन एक बहुत इजीएस्ट तरीका है, हर कोई घर में कर सकता है। सबसे पहले पानी, क्योंकि किचन में कुछ भी बनाएंगे तो पानी उसका सबसे मेजर इंग्रेडिएंट्स है। सब्जी बना लो, जूस बना लो, कुछ भी कर लो, पानी के बिना तो कुछ होता नहीं है, खाना तो बनता नहीं है। तो पानी का को हेल्दी कैसे बनाएं? आपके घर में जो आरओ लगा है उसका पानी आप किसी, बेटर है मटका हो तो, क्योंकि मटके, मिट्टी में भी एक पावर होती है कि मिट्टी भी एक तो मिनरल बैलेंस करती है।
अगर कम है तो दे देती है, ज्यादा है तो ऑब्जॉर्व कर ले। पीएच को बैलेंस करती है। उस पानी को किसी मिट्टी के मटके में आपने स्टोर कर लिया, लेकिन मिट्टी के मटके में रखने मात्र से सारी समस्याएं सॉल्व नहीं होती, उसमें थोड़ा सा फर्क जरूर पड़ जाता है। अब फॉर एग्जाम्पल मिट्टी का मटका 10 लीटर का है, आपने 9 लीटर पानी लगभग, उसका भी मैं रेशो बता दूंगा एग्जैक्ट कैसे करना है। 9 लीटर पानी फॉर एग्जाम्पल आपने उसमें आरओ का पानी डाल लिया, और 1 लीटर पानी आपने रॉ वाटर, सिंपल टैप वाटर लेकर के एक पतीले में उसको बॉयल कर लिया। क्योंकि रॉ वाटर में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो कंटेमिनेशन है। आरओ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी फिल्टर आउट कर देता है। उसकी जो मेम्ब्रेन है वो 0.55 mm तक के जो बैक्टीरियल या वायरस उसको भी फिल्टर आउट कर देते हैं, तो वो पानी कहीं ना कहीं फिर भी सेफ हो जाता है। लेकिन जो रॉ वाटर है उसमें मिनरल्स के अलावा जो सबसे बड़ा थ्रेट है वो माइक्रोब्स का होता है। तो माइक्रोब्स को हम 5 मिनट बॉयल करके वो थ्रेट खत्म कर सकते हैं। तो बॉयल करने के बाद वो 1 लीटर पानी आपने उस 9 लीटर पानी में ऐड कर लिया। अब वो मीटर आपके पास है, टीडीएस मीटर। अब ये 9 और 1 की रेशो पता चलेगी आपको एग्जैक्टली, क्योंकि हर घर का जो पानी है उसका जो कंपोजिशन अलग है। तो आपको 1-2 दिन के बाद पता चल जाएगा कि कितने में कितना पानी मिलाने से टीडीएस 100 से 150 के बीच में आ जाना चाहिए। 100 से 150 के बीच में जब टीडीएस आ जाए, पता चल जाएगा कि 9 लीटर पानी में आधा लीटर पानी मिलाने से आता है, कि पौना लीटर पानी मिलाने से आता है, कि 1 लीटर पानी मिला। 2 दिन के अंदर आपको या 1 दिन के अंदर पता चल जाएगा। तो फिर वही रेशो आप रोज, अब 10 लीटर पानी, और अगर परिवार बड़ा है तो बड़ा मटका ले लीजिए, 20 लीटर का ले लीजिए। तो ये रोज एक्सरसाइज एक ही बार करनी है, ये बार बार नहीं करनी। एक बार कर दिया, पूरे दिन वही पानी परिवार के सब लोग पी रहे हैं। एक तो एसिडिटी इमिजिएटली कम हो जाएगी, घर में अगर बनती है तो किसी को डाइजेशन बेटर हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन की समस्या में फर्क पड़ जाएगा, और शरीर को मिलने वाले मिनरल्स नेचुरली आपको मिलने लग जाएंगे। सप्लीमेंट्स के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। नंबर 1, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 2, अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी में अब आप, अक्सर क्या होता है, हर जब एक घर में जो सदस्य हैं, मम्मी पापा बच्चे, उनका जो प्रकृति है कहीं ना कहीं आइडेंटिकल हो सकती है, लेकिन जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है कि माँ बाप कफ नेचर के हो तो बच्चे भी कफ के ही होंगे। बच्चे पित्त के हो सकते हैं, पित्त कफ के हो सकते हैं। बात तो नेचर को कैसे पहचाने, ये एक दूसरा मेथड है। मैं इसमें आपको 2-3 चीजें बता देता हूं। उसमें लगभग लगभग पता चल जाता है कि मेरी प्रकृति क्या है। तो ऐसे प्रकृति परीक्षण का सही माध्यम है कि किसी आयुर्वेद डॉक्टर के पास जाएं और उससे अपनी प्रकृति समझ के आ जाए। वो एक ही बार समझनी है, वो रोज रोज नहीं बदलेगी, वो एक ही दिन की एक्सरसाइज है। तो वो खाली पेट जाएं, उससे आपका नब्ज पकड़ के, एक तरीका है। आप 10 विधा परीक्षण होता है योग आयुर्वेद में, वो कुछ सवालों से, वो एक है जिसमें, और आपको टच, आयुर्वेद में जो डायग्नोसिस है उसमें को 3 लेवल पे हम करते हैं। दर्शनम, स्पर्शनम, पर्शनम। आपको देख करके आपकी आंखें का कलर, स्किन का कलर, जीभ का कलर, उसको कहते हैं दर्शनम। स्पर्शनम, आपको टच करके, आपकी नब्ज को देख करके, आपकी बॉडी टेम्परेचर को असेस करके, उसको कहते हैं स्पर्शनम। और वो फिर है पर्शनम, आपसे कुछ सवाल पूछ के कि नींद कैसी आती है, भूख कैसी लगती है, पेट कैसा है, सॉन्ग। तो इन जब तीनों चीजों से को का रिजल्ट्स कंबाइंड करते हैं तो इंसान की प्रकृति सामने आती है कि आपकी प्रकृति क्या है। उससे पहले सेल्फ डायग्नोस्टिक के भी कुछ नियम हैं या कुछ तरीके हैं, वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। एग्जैक्ट पता करने हैं तो किसी भी अपने आसपास कोई भी आयुर्वेदिक चिकित्सक हो जो आयुर्वेदा प्रैक्टिस करता हो, क्योंकि 90% आयुर्वेदा जो ग्रेजुएट्स हैं वो एलोपैथी में इन्वॉल्व ज्यादा है, लेकिन अब ट्रेंड थोड़ा बदल रहा है, अच्छी बात है। तो अब वात की हम बात करते हैं। वात पित्त कफ में सबसे पहले कि वात प्रकृति में क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। वात जो है वो ड्राई और कूल नेचर की होती है। तो वात प्रकृति जिसकी होगी उसकी स्किन ड्राई होगी। और इसमें भी एक चीज ध्यान रखें, कई बार मैं ये बता रहा हूं सिम्टम्स, ये वो सिम्टम्स हैं जो यहाँ लगता है कि हाँ मेरी बचपन से ही ड्राई है।
एक होता है कि नहीं वैसे तो ड्राई नहीं लेकिन आजकल ड्राई है, दैट मीन्स वो फिर विकृति कहते हैं उसको, कि अभी वात बढ़ा हुआ है, आपकी प्रकृति वात की नहीं है, अभी वात बढ़ा है तो इसलिए अभी ड्राई है। तो लेकिन अगर आपकी लगता है कि मेरी शुरू से ही ड्राई है स्किन, तो दैट मीन्स आपकी वात प्रकृति का एक सिम्टम्स है। अभी और सिम्टम्स भी बताऊंगा, जब सारे मैच हो जाए तो समझे कि हाँ। दूसरा सिम्टम्स है वात प्रकृति वालों को ओवर थिंकिंग, दिमाग बहुत चलता है, एंग्जाइटी इश्यूज होते हैं वात प्रकृति का। वात प्रकृति को थोड़ा सा वो डिप्रेशन वाला भी फीलिंग उनको जल्दी आता है। नींद उनकी बहुत कच्ची होती है, नींद बहुत अच्छी नहीं होती वात प्रकृति की। पेट बहुत साफ नहीं होता है क्योंकि ड्राइनेस है, तो अंदर भी ड्राइनेस है। पेन जो है, अकड़न शरीर में, दर्द इधर उधर ये होने का थोड़ा सा उनको संभावनाएं रहती हैं। जरूरी नहीं है कि दर्द होगा तो ही वात होगी, वात ऐसा नहीं कि वात हो गए तो बीमार ही हो गए, जब वात बढ़ेगी तो ये सिम्टम्स आएंगे। नॉर्मल में थोड़ी सी ड्राइनेस, थोड़ा सा दिमाग में वो चीजें रहेंगी, लेकिन अब उसको बैलेंस करके रखते हैं तो बीमार होने से, बीमारी से बचा सकते हैं। लेकिन ये वात प्रकृति की कुछ सिम्टम्स है, लक्षण है। अब पित्त की क्या है, पित्त में स्किन रफ होती है, रफ इन द सेंस बहुत ड्राई भी नहीं होगी, बहुत ज्यादा स्मूथ भी नहीं होगी, थोड़ा सा रफ नेचर होगा। स्किन डिसऑर्डर्स होने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं पित्त वालों को। थोड़ा सा सीने में जलन, एसिडिटी की संभावनाएं हो सकती है। टेम्परामेंट थोड़ा सा हाई रहता है पित्त प्रकृति का, गुस्सा जल्दी आना। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जिसको हम पित्त प्रकृति से जोड़ करके देखते हैं। वात प्रकृति वाले जो लोग हैं वो थोड़ा सा लीन होते हैं, मतलब स्लिम होते हैं, बहुत जल्दी से वेट गेन नहीं करते। दांत का साइज वात प्रकृति वालों का थोड़ा सा लंबा होता है, दांत वात प्रकृति वालों के थोड़े से साइज में लंबे होते हैं। ये कुछ ऐसे ऐसी चीजें हैं जो विकृति से नहीं होते कि दांत का साइज आज बढ़ गया कल घट गया, नहीं होता। वात की अगर आपकी जन्म से ही वात प्रकृति है तो दांत का साइज थोड़ा होगा। तेज बोलते हैं, थोड़ा सा तेज चलते हैं, हर चीज तेज 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 डिसीजन लेते हैं, तो वो तेजी होती है वात प्रकृति में। पित्त का मैंने बता दें, पित्त वालों के दांत मीडियम साइज के होते हैं, थोड़ा सा मीडियम। कफ के छोटे साइज के होते हैं, स्मॉल। तो कफ में छोटे दांत, पित्त में मीडियम दांत, और वात में थोड़े से दांत बड़े। तो ये दांतों से एक परीक्षण हो गया। दूसरा स्किन से हो गया। कफ प्रकृति की बड़ी स्मूथ स्किन होती है उनकी, थोड़ी सी। पित्त की थोड़ा सा रफ और वात की ड्राई। कफ प्रकृति वाले थोड़ा सा बल्की होते हैं, पित्त वाले मीडियम बिल्ट के होते हैं, वात वाले थोड़ा सा स्लिम बिल्ट के लोग होते हैं। लेकिन प्रकृति कई बार मिक्स भी होती है। कई बार आपको लगेगा कि मेरा है तो वेट तो ज्यादा है, लेकिन ये स्किन भी ड्राई है और ये बाकी सिम्टम्स भी, दैट मीन्स फिर उसकी वात और कफ दोनों मिक्स प्रकृति है, मिक्स प्रकृतिज भी होती है। तो प्रकृति अगर एक बार समझ में आ गई तो फिर हम किचन का सही इस्तेमाल वहां से फिर शुरू होता है। अगर किसी की वात प्रकृति है तो वात प्रकृति वालों को सूखी चीजें, सूखे चने, पोहा टाइप की चीजें, बहुत ज्यादा राइस, सूखे मेवे, सूखे बीज नहीं खाने चाहिए। ये चीजें हेल्दी हैं लेकिन वात वालों के लिए हेल्दी नहीं है। तो अब आपकी फार्मेसी है, फार्मेसी में जैसे मैंने कहा हर दवा हर इंसान के लिए नहीं है। सो ऐसे ही आपकी जो किचन नुमा फार्मेसी है उसमें भी हर खाना हर किसी व्यक्ति के लिए नहीं है। अगर किसी की पित्त प्रकृति है तो लाल मिर्च, गरम मसाले उसके लिए सही नहीं है। बहुत ज्यादा गर्म खाना, हर वक्त गर्मा गर्म रोटी लाओ मेरे लिए, हर वक्त गर्मा गर्म सब्जी लाओ मेरे लिए, उनके लिए सही नहीं है। टेस्ट के लिए हो सकता है उनको, ठीक है, गर्म चीज खाते हैं थोड़ी देर, मुंह का तो स्वाद ठीक है, शरीर फिर बाद में एसिडिटी गोली खानी पड़े, पेट को पकड़ के बैठना पड़े, वो नहीं। उनको नॉर्मल खाना, बहुत ठंडा भी नहीं, फ्रिज का भी नहीं, और बहुत एकदम से गैस से अभी उतर के आया है वो भी नहीं, उनको वो अवॉइड करना है। हल्दी का इस्तेमाल जो सब्जी में है वो कर सकते हैं, लेकिन कई बार आजकल है कि कहीं से सुन लिया कि रात में दूध में हल्दी डाल के पी रहे हैं,
सुबह पानी में हल्दी डाल के पी रहे हैं, पित्त प्रकृति के लिए हल्दी का ओवर इस्तेमाल सही नहीं है। काली मिर्च उनके लिए सही है। आप नॉर्मल मिर्च की बजाय आप अपने खाने में ऊपर से भी डाल सकते हैं। काली मिर्च जो है, ब्लैक पेपर पाउडर, वो एंटासिड है उनके लिए, वो उनके लिए सही है। पित्त प्रकृति के लोग भूखे नहीं रह सकते, उनको भूख बहुत तेज लगती है और बहुत बार बार लगती है। तो कुछ ना कुछ खा के, क्योंकि ज्यादा कर खाली पेट रखेंगे तो वो फिर आपको दिक्कत करेगा, दूसरी प्रॉब्लम को, वो अल्सर भी डेवलप कर सकता है। फाइन। वो फिर आपको ओवर गेस्ट्राइटिस की वजह से चेस्ट पेन और अदर वो चीजें की भी दिक्कत हो सकती है। तो खाना मॉडरेट क्वांटिटी में खाएं, लेकिन फ्रीक्वेंसी अपनी बढ़ा सकते हैं। बहुत मीठी चीजें, मीठा मीठा पित्त को बढ़ाता है, चीनी पित्त को बढ़ाती है, गुड़ भी पित्त को बढ़ाएगा अगर ज्यादा खाएंगे तो। केला खाली पेट खाएंगे पित्त को बढ़ाएगा। तो केला अच्छा है, लेकिन खाली पेट पित्त वालों के लिए अच्छा नहीं है। फाइन। वो खाने, अगर केला कभी खाना है तो खाने के बाद खा सकते हैं, कोई इश्यूज नहीं है। अगर खाना ही चाहें तो ना खाएं तो अच्छी बात है। तो ये पित्त का है। अब कफ की बात करते हैं। कफ वालों के लिए ठंडी चीजें अच्छी नहीं है, वो गर्म चीजें खाएं। कफ वालों के लिए बहुत हैवी खाना अच्छा नहीं है, उनके लिए लाइट खाना। जो वात वालों के लिए मना है वो कफ वालों के लिए अलाउड है, वो उनको फायदा करेगा, क्योंकि कफ का जो नेचर है वो हैवी है, उनको लाइट चाहिए। कफ वालों के लिए दिन में सोना सही नहीं है, वात वालों के लिए दिन में सोना सही है। देखिए, एक ही शरीर है, अब इसको हम स्टैंडर्ड के दिन में नहीं सोना चाहिए, ये लाइन सही नहीं है। ये अगर वात वाले दोपहर में एक आध घंटे का अगर नैप लेते हैं, आधे घंटे एक घंटे का, तो उनकी वात कंट्रोल में रहती है। कफ वाले अगर दिन में सोएंगे तो कफ और बढ़ेगा, शरीर का वजन भी बढ़ेगा और उससे जुड़ी बीमारियां भी बढ़ने की संभावनाएं बढ़ेंगी। तो प्रकृति के हिसाब से किचन का सही इस्तेमाल। खट्टी चीजें पित्त वालों के लिए सही नहीं है, कफ वालों के लिए सही है। विटामिन सी है, उनकी इम्यूनिटी बढ़ती है। खाली पेट रहना कफ वालों के लिए बहुत अच्छा है, पित्त वालों के लिए अच्छा नहीं है। तो ये बड़ी परमिटेशन कॉम्बिनेशंस को समझ के, शरीर बहुत कॉम्प्लेक्स है। अदरवाइज इतना सिंपल होता तो एक रूल बुक बन जाती और सारी दुनिया आज हेल्दी होती। कितनी विद्याएं चल रही हैं दुनिया भर में, हर कंट्री में जाओ उसकी अपनी बहुत सारी विद्याएं हैं, और मॉडर्न साइंस भी है, रोज नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, नई नई मेडिसिन आ रही है, लेकिन ये शरीर काबू में नहीं आ रहा। इससे इसकी समस्याएं काबू में नहीं आ रही, इससे जुड़ी बीमारियां काबू में नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि हम इसको, जो आयुर्वेद हजारों साल पहले इसको समझ गया था। जिस जिस डेप्थ में मैंने मेडिकल साइंस पढ़ी, 5 साल मेडिकल साइंस पढ़ी, 2 साल मास्टर्स किया, पीएचडी किया, 22 साल से लगा हुआ हूं। तो यही समझा कि जो डेप्थ आयुर्वेद में बताई वो किसी और बुक में, किसी और विद्या में नहीं है। तो इसकी जो डेप्थ है, वो जो प्रकृति साइंस है, विकृति की जो साइंस है, और पर्सनलाइजेशन। आज अब मॉडर्न साइंस या मॉडर्न डाइटिक्स, आप देखते होंगे कोई डीएनए बेस्ड डाइट की बात कर रहा है, कोई पर्सनलाइज्ड। अरे, आयुर्वेद तो हजारों साल पहले से इस चीज को बार बार कह रहा है, हर किताब में लिखा हुआ है कि पहले अपने आप को समझिए और उसके हिसाब से बिहेव कीजिए। ना किसी के देखा देखी कीजिए, ना कहीं से सिर्फ सुन के कीजिए। पहले अपनी प्रकृति को, और प्रकृति नहीं बदलती, सुबह शाम तो छोड़ दीजिए, पूरी जिंदगी नहीं बदलेगी। जो है वो है, और उसमें कोई गलत या कोई गलत ठीक नहीं है, वो टाइप है, हर किसी के शरीर की एक टाइप है। कोई कहे भगवान ने मुझे वात प्रकृति का क्यों बना दिया, अरे वात प्रकृति की बहुत सी खूबियां हैं। कोई कहे मुझे कफ का क्यों बना दिया, कफ की अपनी खूबियां हैं। लेकिन खूबियां तभी हैं जब उसको हम बैलेंस करके रखते हैं। जैसे ही बैलेंस होता है, उससे जुड़ी बीमारियां आ जाती हैं। वात वालों को क्या बीमारियां आएंगी? जो जोड़ों से जुड़ी बीमारियां आएंगी, डिप्रेशन से, दिमाग से जुड़ी बीमारियां आएंगी। पित्त वालों को क्या बीमारियां आएंगी? स्किन से जुड़ी बीमारियां आएंगी, डाइजेशन से जुड़ी, उनका लीवर से जुड़ी समस्याएं आएंगी, पेनक्रियाज से जुड़ी समस्याएं आएंगी।
कफ वालों को क्या बीमारियां आएंगी अगर इम्बैलेंस होगा? हार्ट से जुड़ी समस्या आएंगी, हार्मोनल इम्बैलेंसेज आएंगे, वेट से जुड़ी समस्या आएंगी। लेकिन वो तब आएंगी जब इम्बैलेंस होगा, जब विकृति होगी। जब बैलेंस है तब तक सब सही है। सो ये एक कंप्लीट है। अगर हम इन चीजों को देखें, पहले पानी को ठीक करें, जो चीज आपको सूट करती है उनकी अवेलेबिलिटी बनाएं, घर में उनको लेके आए। तीसरा, उनकी विजिबिलिटी बढ़ाएं। फाइन। और इससे पहले भी, पानी से भी पहले भी अपनी प्रकृति को समझें। पहले प्रकृति को समझें, पानी को बैलेंस। पानी तो सबके लिए सेम है, सबको बैलेंस है। टेम्परेचर अलग अलग हो सकता है। कफ वालों को ठंडा नहीं पीना चाहिए, पित्त वालों को बहुत गर्म नहीं पीना चाहिए, वात वालों को भी बहुत ठंडा नहीं पीना चाहिए। वात वालों को ठंड भी बहुत ज्यादा लगती है, लेट मी टेल यू। वात वालों को ठंड भी बहुत ज्यादा लगती है, खासकर उनके हाथ बहुत ठंडे, जल्दी ठंडे होते हैं वात की, क्योंकि नेचर ही ठंडी है। तो उनको भी बहुत ठंडी चीजें नहीं खानी चाहिए। तो पहले अपनी प्रकृति, फिर पानी को बैलेंस करें, चीजों की अवेलेबिलिटी, उन चीजों की जो आपके शरीर के लिए, आपकी प्रकृति को सूट करती है, उनकी अवेलेबिलिटी बनाएं, और फिर उनकी विजिबिलिटी बढ़ाएं। और फिर अगर कोई बीमारी है तो उसके साथ इन चीजों को कैसे जोड़ा जाए, कैसे कंबाइंड किया जाए कि उस बीमारी की दवाई के साथ साथ इंटेंसिटी कम हो, दवाई पे डिपेंडेंसी कम हो। एकदम से ना तो किसी दवाई को छोड़ें, ना किसी दवाई को किसी के भी कहने से, खासकर कोई क्वालिफाइड डॉक्टर है उसके कहने से ही कोई चीज शुरू करें, उसके साथ मिलके करें। आजकल मॉडर्न साइंस में भी जो अच्छे डॉक्टर्स हैं, देखो कुछ डॉक्टर्स तो अभी भी उससे अपने एडेमेंट उसमें हैं, चाहे वो आयुर्वेद में और एलोपैथी में भी हो। हर कोई लगा हुआ कि मैं अच्छा, अच्छा बुरा कुछ नहीं है, जो आपको हेल्दी बना दे वही अच्छा है। एलोपैथी में बहुत अच्छे समझदार डॉक्टर हैं जो अब चीजों को समझने लग गए हैं, साथ में डाइट का, साथ में आयुर्वेद को, साथ में लाइफस्टाइल को जोड़ करके, ताकि उस दवाई पे आपकी डिपेंडेंसी कम हो, या एटलीस्ट डोज ना बढ़े। नहीं तो क्या होता है, कोई भी बीमारी है, शुगर भी फॉर एग्जाम्पल किसी को हो, एक दवाई से इलाज शुरू होता है, एक गोली से, कब 4 गोलियां हो जाती पता नहीं चलता। और कब शुगर के साथ ब्लड प्रेशर की दवाई जुड़ जाती है पता नहीं चलता। कब फिर गैस की दवाई जुड़ जाती है पता नहीं चलता। फिर किडनी पे असर आता है, कब किडनी की कोई दवाई जुड़ जाती है पता नहीं चलता। ग्रेजुअल प्रोसेस है। तो इस ग्रेजुअल प्रोसेस को रोकना है तो यहाँ पर लाइफस्टाइल से जुड़ी चीजें, डाइट से जुड़ी चीजें, आयुर्वेद से जुड़ी चीजें, योग से जुड़ी अभ्यास बड़े कारगर हैं। और अगर किसी ने बहुत अच्छे से किया, किसी का शरीर ने बहुत अच्छा साथ दिया, तो दवाई छुटना भी संभव है। लेकिन किसी चीज को एक सिर्फ स्ट्रेट लाइन में देखना सही नहीं है, क्योंकि चीजें वेरिएबल हैं, पर्सनलाइज्ड हैं। हर किसी का शरीर बिल्कुल अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। सो दिस इज व्हाट फ्रॉम मी। अगर आपके कुछ स्पेसिफिक सवाल हैं या कोई चीज मुझे छूट गई है जो आप जानना चाह रहे थे, सुनना चाह रहे थे, तो मैं उस पर भी बोल सकता हूँ। प्लीज नाउ ओवर टू यू। थैंक यू। थैंक यू सर, बहुत सुंदर। एंड इस किसी के भी क्वेश्चन है, हैंड रेज कर लीजिए प्लीज। यस, रिया गोयल जी। नमस्कार डॉक्टर, सीमा गोयल बोल रही हूँ, बेटी का नाम है रिया। तो आपने बहुत ही सुंदर जानकारी दी। मेरा एक मन में डाउट आ रहा था, क्योंकि मैं भी योगा टीचर हूँ, आयुर्वेद की नॉलेज थोड़ी बहुत रखती हूँ, अप्लाई भी करती हूँ। तो एक क्वेश्चन ये है कि सब चीजें मैं ठीक तरीके से करती हूँ, लेकिन एक जो कॉन्स्टिपेशन है ये मुझे बार बार आता ही है। मतलब कुछ भी कर लूं, मैं फाइबर बहुत लेती हूँ, सब कुछ ठीक है, परंतु फिर भी कुछ कुछ होता है। मतलब एनिमा भी कर लेती हूँ 15-20 दिन में एक बार, और सारी चीजें फिर भी मतलब क्या है, मेरी प्रकृति, मुझे थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा है वात वाली प्रकृति है। तो आपने जो बताई बातें, थोड़ा ड्राई चीजें शायद मैं कभी कभी कंज्यूम कर लेती हूँ, उसका ध्यान रखूंगी। पर कोई ऐसा मेथड है कि बिल्कुल मतलब स्मूथ रहे मेरा बाउल मूवमेंट? जी। सीमा जी, पेट को लेकर के दो चीजें हैं आजकल। पेट, सिर्फ पेट की दृष्टि से हम नहीं देख सकते। जो माइंड और बॉडी का जो कोऑर्डिनेशन है, खासकर जो फर्स्ट ब्रेन और सेकंड ब्रेन, हम इसको गट को सेकंड ब्रेन कहते हैं मेडिकली भी, एंड दिस इज आवर फर्स्ट ब्रेन। सो आजकल का जो स्ट्रेसफुल कंडीशंस हैं और जिस तरह का लाइफस्टाइल हम सब ने बना लिया है चीजों को लेकर के,
हर चीज 80-90% जो आज भी प्रिकॉशंस हैं या जो भी इंसान कर लेते हैं वो शरीर से जुड़ी हुई है। लेकिन व्हाट अबाउट दिस? सो आईबीएस एज अ मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम आजकल आपने देखा होगा मेडिकली। आईबीएस को हम कहते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। आईबीएस हैज 3 टाइप्स: आईबीएस सी, आईबीएस डी और आईबीएस एम। आईबीएस सी मीन्स आईबीएस विद कॉन्स्टिपेशन। आईबीएस डी होता है आईबीएस विद डायरिया। डायरिया मीन्स कुछ लोगों को बार बार टॉयलेट जाने की, खाना खाते ही टॉयलेट जाएंगे, घर से बाहर निकलना तो उससे पहले टॉयलेट जाएंगे, वी कॉल इट आईबीएस डी। एंड दिस थर्ड वन इज आईबीएस एम मिक्स, कभी कॉन्स्टिपेशन, कभी बार बार मोशंस। तो अगर बार बार प्रिकॉशंस, हर प्रिकॉशंस लेने के बावजूद भी, शारीरिक प्रिकॉशंस 3 हैं: इनटेक ऑफ एडिक्वेट लिक्विड, intake of adequate fiber, and third one is a minimal exercises, at least movements को regulate करने के लिए। ये तीनों अगर कोई कर रहा है और उसके बावजूद भी कॉन्स्टिपेशन से छुटकारा नहीं मिल रहा है, तो अब फिर चौथी बारी आती है टू वर्क ऑन द ब्रेन। ब्रेन मीन्स रिलैक्सेशन, डीप रिलैक्सेशन। एक है सुपरफिशियल रिलैक्सेशन। आजकल जितनी भी चीजें हैं वो कॉन्शियस लेवल पे, बहुत कॉन्शियस जो ब्रेन है, ज्ञान भी जितना भी है, मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हो, ये हमारी कॉन्शियस प्रैक्टिस है। मैं कॉन्शियसली बोल रहा हूं, आप कॉन्शियसली सुन रहे हैं। लेकिन जो हमारी हैबिट है, दोज आर रेगुलेटेड बाय आवर सबकॉन्शियस। और कॉन्शियस से सबकॉन्शियस तक चीजों को ले जाने के लिए वी नीड ए कांस्टेंट रेगुलर प्रैक्टिस और सेल्फ कन्विंसिंग, और उसके ऊपर लगातार काम करना। तो अगर ये कोई चीज करते हैं तो धीरे धीरे हमारा सबकॉन्शियस जो है वो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन पास ऑन करना शुरू करता है। इसीलिए योग और आयुर्वेद का जो कॉम्बिनेशन है वो बेस्ट क्यों हम कहते हैं कि योग इज ओनली मेथड जो यहाँ पे काम करता है। इस पे तो आयुर्वेद भी काम कर रहा है, आसन कुछ करते हैं, वो शरीर को भी ठीक बैलेंस कर रहे हैं। लेकिन जो योग का वास्तविक अभ्यास है, जो बैलेंस्ड, जो अगर हम हठ योग की पूरी प्रैक्टिस या अष्टांग योग को समझें, जो कि अपने आप में एक बड़ा सब्जेक्ट है, अगर कभी मौका देंगे तो उसको भी समझेंगे कि उसका कॉन्शियस लेवल पे कि उसको किस तरह से इनकलुएट करें, उसको किस तरह से अभ्यास करें कि वो हमारे शरीर और दिमाग दोनों के लिए इक्वली बेनिफिटेड हो। तो यहाँ पर अगर कॉन्स्टिपेशन आजकल बहुत मोस्ट कॉमन समस्या है, और पहले जैसे मैंने कहा, प्रकृति अगर आपको अपनी बात लगती है तो एक बहुत ठंडी चीजों से थोड़ा सा परहेज करें, ड्राई चीजों से परहेज करें। और चीजें क्या होता है कि चीजें हम ऐसा नहीं कि कोई प्लान करके खराब चीज खाता है, कोई भी प्लान करके कोई खराब चीज नहीं खाता। अभी जैसे मैंने डाइट वास्तव बताया कि हमारे डाइनिंग टेबल पे 2 नमकीन बादाम भी रखे हैं, काजू भी रखी है, जैसा भी है, आते जाते मुंह में डाल लिया, ठीक है। वो कहते हैं, और फिर किसी से पूछते हैं खा, नहीं नहीं मैं तो ऐसा कुछ नहीं खाता। ये हमारी सबकॉन्शियस प्रैक्टिस बन चुकी होती है, जिसको हम कॉन्शियसली नोटिस भी नहीं करते हैं। तो उन सबकॉन्शियस प्रैक्टिसेस को दूर अगर करना है तो सबसे पहले इकोसिस्टम बदलना पड़ेगा। सिर्फ ये आपके चाहने से नहीं होगी, हमारे चाहने से मात्र से कुछ नहीं होता है। जब तक उसका इकोसिस्टम नहीं बदलेगा, फ्रिज में खोला है, अरे गैस बन रही है, लिम्का रखी है, पी ली, जबकि गैस का और लिम्का का कोई संबंध नहीं, लेकिन एक एक्सक्यूज माइंड में है, दे दिया। भूख लगी है, कुछ नहीं है, अरे 2 ब्रेड सेक के ले आओ, ठीक है, खा लिए, क्योंकि उनकी अवेलेबिलिटी है और वो हमारे सबकॉन्शियस में बैठे हुए हैं। तो जब तक इन चीजों को आप बेस लेवल पे आप अपने अपने घर में ट्राई करें, बिलीव मी, कोई डाइट चार्ट काम नहीं करता लिखा हुआ, वो पेपर कब किस कोने में आप हम फेंक देते हैं पता भी नहीं चलता। आज ही आप दिन में सबसे पहले किचन से वो सारी चीजें हटा दीजिए जो आपको भी लगता है कि ठीक नहीं है। ऐसा नहीं कि मेरे कहने से या किसी और डॉक्टर के कहने से, आप सबको पता है, आप सबको कि क्या क्या चीजें ठीक नहीं, हटा दीजिए। कुछ लोग चीजों को रिश्तेदारों के नाम पे रखा हुआ है, कुछ चीजों को आने जाने वालों के नाम पे रखा हुआ है। आने जाने वाले लोग भी तो इंसान ही है, वो कौन सा ग्रह से, दूसरे ग्रह से आएंगे कि वो तो सबको पचा लेंगे। तो अपनी सुविधा के नाम पर जो चीजें हमने रख रखी हैं और हमें पता है खराब है, उनको हटा करके रिप्लेस विद द गुड थिंग्स। आपको फिर ना आपके सबकॉन्शियस को सोचने की जरूरत पड़ेगी, ना आपके कॉन्शियस को, ना आपको याद रखने की जरूरत है, ना बच्चों को भी कहने की जरूरत है ये खाओ वो मत खाओ।
बच्चे फ्रिज खोलते हैं दिन में 10 बार, उनको रखती तो कोल्ड ड्रिंक सामने दिखी हुई है, 10 बार वो कोल्ड ड्रिंक को देख रहे हैं और फिर हम उनको ज्ञान देते हैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी। तो एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, या ऐसी कोई और भी चीजें हो सकती हैं। तो ये जो ज्ञान है, ये शाब्दिक ज्ञान का कोई ज्यादा महत्व नहीं है जब तक वो प्रायोगिक नहीं बनता, जब तक वो प्रैक्टिकल फॉर्म में नहीं आता। तो कॉन्स्टिपेशन के लिए कपालभाति आप थोड़ा सा कर सकते हैं, हल्की। बहुत ज्यादा कपालभाति भी वात वालों के लिए अच्छी नहीं होती, लेट मी टेल यू। कपालभाति, माइल्ड कपालभाति, क्योंकि आप योग प्रैक्टिशनर हैं और कपालभाति को काफी प्रचारित किया गया, अच्छी क्रिया है। जी जी डॉक्टर, मैं 500 कपालभाति डेली करती ही हूँ, नियम है मेरा, और कभी कभी इससे ज्यादा। तो कहीं उल्टा असर तो नहीं हो रहा है? नहीं करनी, वही तो मैं बता रहा हूँ, नहीं करनी। आप लिमिटेड, बहुत थोड़ा सा कपालभाति करें अगर, क्योंकि वात वालों के लिए कपालभाति अच्छी नहीं है। कफ वालों के लिए बहुत अच्छी है, वो 1000 कर ले, कोई समस्या नहीं है, फाइन। भस्त्रिका प्राणायाम या सूर्य भेदी प्राणायाम पित्त वालों के लिए अच्छा नहीं है, पित्त बढ़ाएगा। उनके लिए चंद्रभेदी प्राणायाम, शीतली शीतकारी प्राणायाम अच्छे हैं। देखिए, यही तो मैं सबको कहता हूं कि स्टैंडर्ड ज्ञान मेरे पास नहीं है। मेरे पास, मैं इतना साल से एक चीज यही सीखी है कि सबसे पहले जब तक प्रकृति नहीं पता, ना तो उसको योग एडवाइस किया जा सकता है, ना उसको डाइट एडवाइस की जा सकती है, ना उसको लाइफस्टाइल एडवाइस किया जा सकता है। हुआ क्या है, पिछले कुछ टाइम से चीजें प्रचारित तो हुई हैं, योग भी कई प्रचार प्रचार हुआ है, बहुत अच्छी बात है, योग शब्द सबको पता है, लेकिन पर्सनलाइजेशन नहीं पता। जब हजारों लोगों का कैंप होता है, उसमें योग का प्रचार तो हो जाता है, अच्छी बात है, जो जरूरी भी था, लेकिन उन्हीं हजारों लोगों में से बहुत से लोग बहुत फायदा उठा के लेके जाते हैं, जो खड़े होके टेस्टिमोनियल भी देते हैं, लेकिन ऐसे लोग हैं जो बोलते नहीं है लेकिन उनको कोई फायदा नहीं, उल्टा नुकसान लेके जाते हैं। वो क्यों? योग खराब नहीं है, लेकिन जो अभ्यास उनको नहीं करना चाहिए था वो किया, और जो करना चाहिए था वो नहीं हुआ उतना। तो इसलिए अपनी प्रकृति को समझें और योग भी उसी के हिसाब से करें, डाइट भी उसी के हिसाब से करें, और अपना जो बाकी का लाइफस्टाइल है, सोने का जागने का टाइम भी उसी हिसाब से करें। तो ये अगर 3 चीज हमने बैलेंस कर ली और अपने प्रकृति को समझ लिया, आपको बहुत कुछ सोचने की, बहुत एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद एफर्टलेस चीजें डॉक्टर एक वही, चीज और, हाँ excuse me, एफर्टलेस। एक चीज और मैंने नोटिस करी, अपने ऊपर स्टडी की है, अगर मैं स्ट्रेस लेती हूँ तो भी कॉन्स्टिपेशन होता है। जिस दिन भी स्ट्रेस उसी दिन आपने इमीडिएटली। सारी सारी बातें खुद ही कह ली। ये वात प्रकृति का ही सारा सिम्टम्स हैं। जैसे स्ट्रेस लोगे वात बढ़ेगी, वात बढ़ेगा, ये वाइस वर्सा भी रिएक्शंस हैं, और वात बढ़ते ही कॉन्स्टिपेशन सेट होगा। आप 100 फाइबर खाइए, फर्क नहीं, बल्कि फाइबर उल्टा काम करता है। फिर बहुत से लोगों को ओवर फाइबर डाइट, स्पेशली इन वात केसेस, वो उल्टा काम करता है। तो माइक्रोब्स वहां पर पर्टिकुलरली, बिकॉज नेचर है बॉडी का, वो उसको भी सुखा देता है अंदर जाकर। थैंक यू सर। तो घी घी का इस्तेमाल जरूर करें। अगर वात प्रकृति आपकी है तो सुबह उठ करके 1 चम्मच गाय का घी आप गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं, और अदरवाइज भी सूखी चीजें ना खाएं। 10 से 15 ग्राम घी इज सेफ फॉर एवरीबॉडी। तो वात प्रकृति में घी का इस्तेमाल बहुत अच्छा है। तिल का इस्तेमाल बहुत अच्छा, आप तिल का इस्तेमाल करें, सर्दियां जैसे बची हुई हैं, तिल को भून फाइबर के। कम करना है डॉक्टर, फाइबर कम करना है कंज्यूम मुझे। आप किस फॉर्म में फाइबर लेते हैं? ज्यादातर ये रॉ वेजिटेबल्स, गाजर बहुत आ रही है आजकल, वो खाती हूँ मैं। ऑर्गेनिक सब्जियां लाती हूँ मैं, मूली, गाजर और चुकंदर, ये सब। और फ्रूट्स बहुत खाती हूँ, तो ये कुछ कम। लीफी वेजिटेबल भी आई मेक इट श्योर कि वो होना चाहिए मेरे डाइट में, एटलीस्ट 2 टाइम्स अ वीक। या ओके, दैट इज ओके। आप घी थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, ठीक है, घी ले लीजिए, या अगर आप सैलड खाते हैं उसमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल की गार्निशिंग कर लीजिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। थैंक यू सर। थैंक और यू जी, सो किसी और मच। का कोई प्रश्न हो? ये एक चीज मुझे भी थोड़ा सा समझनी थी कि आपने किचन की वो तो बता दी कि फार्मेसी कैसे है, क्या किचन मास्टर के लिए भी आपको कुछ
बताना है, क्योंकि यदि किसी घर में बहुत सारे लोगों की तबीयत खराब होती है तो किचन मास्टर की भी मेंटल स्टेबिलिटी की, किस तरह से खाना बनाया जा रहा है, किस तरह से उसका वो है, वो भी इसमें अहम हो सकता है। देखिए पंत जी ठीक कह रहे हैं आप। तीन चीजें हैं जैसे मैंने शुरुआत में भी बताया कि अगर किसी घर में कोई कॉमन समस्या है, जो लग रहा है कि हर किसी को एक तरह की समस्या फेस करनी पड़ रही है, तो दैट मीन्स कोई कॉमन प्रॉब्लम है। तो उस कॉमन प्रॉब्लम सबसे पहले तो अगेन खाना खाना मतलब किचन में ही ढूंढते हैं। अब बहुत सी मॉडर्न टाइम में जो माइक्रोवेव का इस्तेमाल, दूसरा जो नॉन स्टिक का इस्तेमाल, तीसरा एल्यूमिनियम वेयर का इस्तेमाल, इन तीन एल्यूमिनियम के जितने बर्तन हैं उनको तो बिल्कुल फेस आउट कर दीजिए अपने घर से। एल्यूमिनियम का जो बर्तन है इज नॉट गुड फॉर कुकिंग। स्टोरेज के लिए स्टिल कैन बी यूज्ड, बट कुकिंग के लिए इट कांट बी यूज्ड, इट शुड नॉट बी यूज्ड। जो नॉन स्टिक भी हैं, आप बहुत सी स्टडीज देख रहे होंगे अभी, नॉन स्टिक भी खासकर वो बर्तन जो पुराने पड़ गए हैं और उनमें किसी तरह का स्क्रैचेज हो गए हैं, तो दैट मीन्स आप उस नॉन स्टिक लेयर को खा रहे हैं, विच इज वेरी कार्सियोजेनिक, बहुत डेंजरस है वो। इस्तेमाल ना करें तो अच्छा। आजकल तो नॉन स्टिक वैसे भी आ गए हैं जिसपे बिना लेयर के भी आ गए हैं, विच यू कैन यूज। तीसरा, माइक्रोवेव का लिमिटेड इस्तेमाल ठीक है, लेकिन अगर हम उसका फुल टाइम इस्तेमाल को बार बार रीहीटिंग के लिए कर रहे हैं या फूड रीहीटिंग के लिए बार बार उस तरह से कर रहे हैं, तो वो इट शुड बी अवॉइडेड, बिकॉज वहां पर भी टॉक्सिसिटी जो है फूड की, हर बार जब भी वो रीहीट होता है स्पेशली इन माइक्रोवेव, उसकी टॉक्सिक लेवल उनके उसके बढ़ जाते हैं और न्यूट्रिशन लेवल उसके कम हो जाते हैं। तो ये कुछ तीन कॉमन चीजें पर्टिकुलरली। और चौथा, पानी। पानी को से मैंने बहुत से लोगों की हेल्थ को इम्प्रूव होते देखा जब से उन्होंने पानी पे काम करना शुरू किया। क्योंकि ऐसे बहुत से लोग थे जो बार बार इलाज, बार बार दवाइयां, हर तरह की प्रिकॉशंस लेने के बावजूद भी हेल्थ में उतना सुधार नहीं थे, क्योंकि पानी एक बहुत मेजर, हमारे शरीर का 70% पानी है। ऐसा जो चीज 70% हमारे शरीर में है, वो 70% पे काम करने के बजाय हम 30% पे पूरा फोकस्ड हैं, जिसमें सारी चीजें न्यूट्रिशन, प्रोटीन, ये नो सब कुछ आ रहा है। तो 70% इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पानी पे जरूर काम कीजिए। इन तीन चीजों को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। चीजों को बहुत डीप फ्राई वाला जो कॉन्सेप्ट है, बिकॉज जो घी है, जब हम घी की बात करते हैं, आजकल बड़ा चल रहा है घी, दोबारा से उसमें आ रहा है अवेयरनेस, पर अच्छी बात, घी को एक साजिश के तहत हमारे किचन से हटाया गया था और उसकी जगह पे हेल्दी बता करके पाम ऑयल को घुसाया गया रिफाइंड के नाम पे। लेकिन अब हमारी आदत पड़ गई है रिफाइंड को इस्तेमाल करने की। हम रिफाइंड से तो हट गए, लेकिन घी का इस्तेमाल भी रिफाइंड की तरह कर रहे हैं। रिफाइंड को तो डेफिनेटली फ्राइंग में, दिस में, उसमें, घी इज नॉट गुड फॉर फ्राइंग। घी को फ्राई करते ही वो पाम ऑयल के जितना ही डेंजरस या उससे भी डेंजरस हो जाता है। स्पेशली पराठे अगर आपने खाने हैं, आप पराठे खाइए, स्टफ पराठा बनाइए, ऊपर से घी लगा के खाइए। तवे पे घी के साथ उसको मत तलिए। या किसी भी चीज में, अगर सब्जी में, दाल में घी डालना, ऊपर से डालिए ना, आप गर्मा गर्म डालिए घी और उसको खाइए, बहुत अच्छा है। रोटी पे चुपड़ के घी को खाइए, बहुत अच्छा है। लेकिन घी को तवे पे या कढ़ाई के अंदर गरम या तलिए मत। वो आपके आपको फिर बहुत नुकसान करेगा। सिर्फ घी का इस्तेमाल इसलिए करना शुरू कर दिया कि अब तो घी अच्छा है, रिफाइंड बुरा है। लेकिन रिफाइंड का इस्तेमाल जिस तरीके से कर रहे थे, उस तरीका घी को इस्तेमाल करने का वो नहीं हो सकता। उसके बाद अगर कोई चीज बल्क में है, कोई चीज घर में बनानी है, तलनी है, सरसों का तेल भी अगेन हमसे, पित्त वालों के लिए तेल अच्छा नहीं है। तेल की नेचर क्या है? तेल आपको भड़काएगा। Fine. तो पित्त के लिए घी फिर भी बेटर है। घी पित्त के लिए भी अच्छा है, घी वात के लिए भी अच्छा है। कफ में थोड़ा सा मॉडरेशन उसकी जरूरत है। लेकिन तेल जो है वो पित्त के लिए बहुत अच्छा नहीं है। कई बार घर में एसिडिटी कॉमन है, फॉर एग्जाम्पल घर में सबका, और एसिडिटी से जुड़ी सिर्फ एसिडिटी नहीं है, एसिडिटी के बाद पेनक्रियाज की प्रॉब्लम, लीवर की प्रॉब्लम, और अगर बहुत ज्यादा है तो फिर कैंसर की प्रॉब्लम। जितना शरीर एसिडिक बनेगा, बीमारियां होने की संभावना उतनी ज्यादा बढ़ेगी।
तो शरीर को जितना हम न्यूट्रल या अल्कलाइन, बीच बीच में वाटर फास्टिंग या फ्रूट फास्टिंग, वो भी करना जरूरी है। ग्लूटेन का लिमिटेड इस्तेमाल, खासकर उन परिवारों के लिए जहां पर पेट से जुड़ी समस्याएं ज्यादा हैं, गैस बहुत बन रही है, वजन की समस्या है, भारीपन है, तो वहां पर ग्लूटेन का इस्तेमाल या तो जीरो कर दें या लिमिटेड कर दें। कुछ दिन जीरो करके देखें, लगता है कि ग्लूटेन छोड़ने से, ग्लूटेन मीन्स गेहूं, गेहूं और राई दो चीजें हैं जिसमें ग्लूटेन मिलता है, बाकी किसी अनाज में ग्लूटेन नहीं है। सो अगर गेहूं को और राई को अगर हम कुछ दिन, देखिए कुछ चीजें एक्सपेरिमेंटल तौर पर आपको करनी पड़ेंगी। आपका शरीर बेस्ट डाइटिशियन है, वो खुद आपको बता देगा कुछ दिनों के बाद कि यस ये चीज सही है, अब ये चीज मुझे सेट हो गई है। फाइन, चाहे वो खाने के टाइम से रिलेटेड है, चाहे कॉम्बिनेशन से रिलेटेड है। आयुर्वेद की कुछ कॉमन प्रिंसिपल्स हैं कि दही को दोपहर बाद इस्तेमाल ना किया जाए, दूध का इस्तेमाल सुबह ना किया जाए, उसका दूध इस्तेमाल रात में किया जाए। तो ये कुछ कॉमन सी चीजें हैं। जो खट्टी चीजें हैं, जो जूसी चीजें हैं, वो दोपहर से पहले सही हैं, वो शाम होते होते सही नहीं है। मतलब अगर हम सर्कैडियन रिदम की बात करें आयुर्वेद के हिसाब से, तो उसमें भी ये हम मानते हैं या कहते हैं कि सुबह 6 बजे से जो 10 बजे का तक का टाइम है, वो जो है कफ के बढ़ने का टाइम होता है। 10 से 2 बजे तक का टाइम जो है वो पित्त के बढ़ने का टाइम होता है, मतलब वो डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा टाइम है। सुबह 10 से दोपहर के 2 बजे तक का टाइम डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। 2 बजे से दोपहर में शाम को 6 बजे तक का टाइम वात के बढ़ने का टाइम है। वो टाइम जो है, आपको किसी को एक्सरसाइज करनी है, किसी को थोड़ा सा थिंकिंग का काम करना है, वो टाइम अच्छा है। फाइन। फिर शाम को 6 बजे से रात के 10 बजे तक का टाइम फिर कफ के बढ़ने का टाइम है, इसलिए सुस्ती आना शुरू हो जाती है 6 बजे के बाद। तो दैट 6 से 10 के बीच में हमें सो जाना चाहिए। फाइन, क्योंकि रात को फिर 10 से फिर रात को 2 बजे फिर पित्त बढ़ता है। पित्त बढ़ेगा तो क्या होगा, बॉडी मेटाबॉलिज्म करेगी, अपना खाने को पचाएगी, शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालेगी। तो ये जो टाइम साइकिल अगर हम अपने सोने जागने के टाइम से इसको मैच कर लें, तो बहुत सारे, अगर हम लापरवाहियां भी बरतते हैं तो भी उसको बॉडी एडजस्ट, ये एक बहुत खूबसूरत मशीन है। ऐसा नहीं है कि ये बस मिनट टू मिनट और एक एक चीज को, नहीं, ये इसको बहुत चारों तरफ से हमने क्रैम्प किया हुआ है। इसके सारे सर्कैडियन रिदम को खराब कर दिया, सोने जागने को खराब कर दिया, खाने का पैटर्न खराब कर लिया, सोचने का पैटर्न खराब कर लिया, तब जाकर के इतनी समस्याएं आई है। किसी एक डाइट के बदलने से मात्र से नहीं आई। तो इसमें भी जन प्रकृति का बहुत बड़ा रोल है। सुबह जैसे मैंने एक जस्ट 2 मिनट का मैं साइकिल आपको बता दूं तो और इजी हो जाएगा डाइट को समझना आपके लिए। सुबह 6 बजे से सुबह 10 बजे तक कफ का टाइम है। कफ का टाइम है तो उसमें दो चीजें अवॉइड करनी है। एक तो उस वक्त सोना नहीं है, 6 बजे तक उठ जाना है। 6 बजे के बाद आप सोएंगे, शरीर में आलस बढ़ेगा, सुस्ती बढ़ेगी, और 6 बजे उठोगे, फ्रेशनेस फील होगा। आप 8 या 9 बजे उठोगे, बेशक 3 घंटे ज्यादा सो लिए, लेकिन आपको पूरे दिन सुस्ती रहे, क्योंकि कफ का आपने कफ बढ़ा लिया। तो 6 से 10 एक तो सोना नहीं है। दूसरा, 6 से 10 के बीच में आप फ्रूट्स, जूसेस, इस तरह की डाइट ले सकते हो जो इजी टू डाइजेस्ट हो, क्योंकि अभी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम वेकअप नहीं हुआ है। उस वक्त अगर आप पराठे खाओगे, उस वक्त आप हैवी डाइट खाओगे, तो आप अपने शरीर के साथ ज्यादती करोगे। 10 से 2 बजे तक का टाइम पित्त का टाइम है। डाइट खाइए खूब, जो हैवी खाना खाना है खाइए इस वक्त, इसके बीच में जो भी आपने खाना है, सबसे हैवी खाना खाना पूरे दिन का, वो 10 से 2 के बीच में खाइए, शरीर डाइजेस्ट करेगा। फिर 2 बजे से शाम को 6 बजे तक का टाइम जो है, वो वात का टाइम है। उस वक्त खासकर वात वालों के लिए स्पेशली, उस वक्त बहुत हल्की चीजें खाना, चने या वो वात को बढ़ाने जैसा है। वात वाले इस वक्त सो सकते हैं 1 आध घंटा। वात प्रकृति वाले मैं बता रहा हूं, 2 बजे से 6 बजे के बीच में 1 आध घंटे की नींद ले सकते हैं, वात बेटर रहेगा। शाम को 6 से रात के 10 बजे तक फिर कफ बढ़ने का टाइम है। दैट मीन उस वक्त भी हैवी खाना नहीं खाना। आप बॉइल्ड वेजिटेबल खा सकते हैं, सूप खा सकते हैं, कोई हल्की फुल्की खिचड़ी वगैरह खा सकते हैं, क्योंकि वो वक्त आपके कफ बढ़ने का है। 10 बजे तक सो जाइए, सो दैट रात में बॉडी का जो साइकिल है, मेटाबॉलिज्म साइकिल है, डिटॉक्स साइकिल है, वो सारा बॉडी अपना पूरा कर सके क्रम को।
तो ये एक पूरा ये कुदरत के से जुड़ा हुआ नियम है। ये कोई आयुर्वेद या किसी एक कंट्री या किसी एक स्पेसिफिक उससे नहीं है, कुदरत से जुड़ा हुआ एक नियम है शरीर का। जैसे जैसे कुदरत में बदलाव आता है, ग्रहों में बदलाव है, धरती घूम रही है, चंद्रमा घूम रहा है, तो एनर्जी का जो बदलाव है वो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे शरीर के साथ। हमारा शरीर भी इस यूनिवर्स की एक यूनिट है, उसके अंदर भी सारे वही बदलाव हो रहे हैं जो यूनिवर्सल बदलाव हैं। इसीलिए जो हमारी पुरानी विद्याएं हैं, चाहे ज्योतिष है या दूसरे जितने विद्याएं हैं, वो इसी को क्रम में विकसित हुए, इसी को समझते हुए कि शरीर सिर्फ शरीर नहीं है, ये इस ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। सो तो बहुत कुछ है सुनने को, थैंक यू। बट इट इज। आदरणीय शांता जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। दीदी आप, हाँ, हैंड रेज किया हुआ है आपने। यस। धन्यवाद पंत जी। मेरे को कहीं जाना भी था और मैं आपका सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूंगी पतंजलि परिवार की राज्य कार्यकारिणी होने के नाते। मुझे डॉक्टर साहब को सुन के बहुत अच्छा लगा। अक्सर मैं संडे को जुड़ती हूँ, हाँ बीच में 2 संडे नहीं जुड़ पाई, कोई ना कोई विशेष कार्य हो जाता है, कहीं मेरे को आना जाना होता है तो नहीं जुड़ पाती। आपका विशेष रूप से धन्यवाद, आपने डॉक्टर साहब को हमसे जोड़ा। और सरोज और अनिल जी तो लगे ही होते हैं, और पूरी टीम दीप्ति जी हैं, जो भी हैं सभी बहुत, दीपशिखा, जगत जी, सब पूरी टीम बहुत अच्छे से काम कर रही है। और साधक भी बहुत अच्छे हैं, जिज्ञासु हैं, और इतनी देर तक बैठ के सुनते रहते हैं। तो डॉक्टर साहब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। एक छोटा सा प्रश्न जो मैं मोस्टली योगा में सबको बताती हूँ, कहती भी हूँ और सुना भी है, कि देसी घी तो सबके बस की बात नहीं है कि हर सब्जी में बनाएं। मोस्टली मैं उनको कहती हूँ सरसों का तेल, तिल का तेल, मूंगफली का तेल, ये इस्तेमाल करें। आपने बोला सरसों का तेल वात पित्त वालों के लिए ठीक नहीं है, वालों के पित्त लिए वालों के पित्त। लिए ठीक नहीं है, हाँ पित्त वालों के लिए ठीक नहीं है। तो फिर वो किस चीज का इस्तेमाल करें? देसी घी ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब मान लो प्याज लहसुन, थोड़ा सा एक इंडियन कल्चर के हिसाब से वो कहते हैं ना मसाले को भूनना, तो थोड़ा बहुत हर सब्जी में हम लोग करते ही हैं। तो फिर सरसों के तेल की जगह क्या इस्तेमाल करें? देखिए मॉडरेशन। देसी घी तो आपने, देसी घी डॉक्टर साहब बीच में डिस्टर्ब कर रही हूँ, देसी घी आपने बताया कि जैसे हम ऊपर से डाल सकते हैं, सुबह खा सकते हैं। मोस्टली ये मैं सबको कहती हूँ कि स्टफ परोंठा खा के कभी भी तवे पे नहीं लगाओ, नीचे उतार के मक्खन घी लाओ लगाओ, और 2 चम्मच आपको पूरे दिन में खाना ही खाना है। वो तो बिल्कुल ठीक है, परंतु जो हम तड़का लगाते हैं सब्जी को, पहले बनाने से पहले थोड़ा बहुत घी डालते हैं, तो वो मोस्टली सरसों का तेल, तिल का तेल वगैरह मैंने सुना है, वही सजेस्ट भी करते हैं। तो उसकी जगह क्या लें? देखिए दो चीजें हैं मैडम इस्तेमाल करने के किसी चीज के। तो मॉडरेशन में अगर कोई चीज इस्तेमाल हो रही है, फॉर एग्जाम्पल ने कहा कि जस्ट ठीक है थोड़ा सा उसको एक 5 ml 10 ml में, जस्ट हमारे इंडियन कल्चर है कि थोड़ा सा उसको एक बार हमने करना, अप टू 5-10 ml देयर इज नो इशू। बट लेकिन जब हम किसी चीज को डीप फ्राइंग में इस्तेमाल करते हैं, वहां पर एक कंस्ट्रेंट आता है। दूसरा, कई बार जब कोई चीज समझ में नहीं आती है कि लगता है कि चीजें पता नहीं क्या इस्तेमाल करें, इससे भी चीजें खराब हो रही, तभी तो ऑलिव ऑयल इज द बेस्ट ऑप्शन। ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑलिव ऑयल न्यूट्रल ऑयल माना जाता है, वो न्यूट्रल ऑयल है, वो ना एसिडिक है ना ही वो बेस है, बट वो एक न्यूट्रल ऑयल है। दूसरा, सरसों में भी दो तरह की सरसों का तेल आता है, एक पीली सरसों का, एक काली सरसों का। तो काली सरसों के तेल में जो है वो एसिडिक लेवल ज्यादा है। पीली सरसों का तेल फिर भी इट इज बेटर अगर हम पित्त प्रकृति की बात करते हैं। तो पीली सरसों का तेल, जो पीला, जो थोड़ा सा कलर में भी बेटर होता है काइंड ऑफ, तो पीली सरसों का तेल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तिल का तेल वात वालों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन पित्त वालों के लिए, क्योंकि तिल का तेल वास्तविक गर्म होता है प्रकृति में, नेचर में, तो तिल का तेल तो बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है। मूंगफली का तेल भी जो है पित्त वालों के लिए एडवाइजेबल नहीं है, वो कफ वालों के लिए भी एडवाइजेबल नहीं है, वो वात वालों के लिए अच्छा है। तो पीली सरसों का तेल पित्त वालों के लिए भी ठीक है, कफ वालों के लिए भी वो ठीक है। तो उस पीली सरसों का तेल एक ऑप्शन हो सकता है, ऑलिव ऑयल दूसरा ऑप्शन हो सकता है। तो उसमें देयर इज नो इश्यूज, अगर आपको घी को अवॉइड भी करना है। देसी और घी तो घी, है ही है, देसी घी तो है ही है। पर आपने बताया ना देसी घी को थोड़ा भूनते ज्यादा है, तो वो ये रिफाइंड से भी बहुत ज्यादा ज्यादा, बेकार हो जाता है। बहुत ज्यादा फ्राइंग के लिए देसी घी नहीं है, क्योंकि उसमें फिर वो पॉलीसैचुरेटेड फैट्स होते हैं,
वो फिर कहीं ना कहीं आपके डिपोजिशन का नेचुरल बात ये हुई कि काली सरसों की बजाय पीली सरसों का घर में इस्तेमाल किया जाए तो वो बेटर है। क्या थोड़ा सा एक चम्मच डाल के मसाला वगैरह भूनते हैं तो पीली सरसों का ही इस्तेमाल करें, और बाकी ऊपर से जो यूज करते हो देसी घी का करें, यही हो जाएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा। और एक सजेशन मैं और देना चाहूंगी पंत जी को, अनिल जी को, कि आपको एक सेशन दोबारा दें, क्योंकि आज आधी किचन तो आपने बता दी, वात पित्त कफ वास्तु ये सब चीजें बता दी, परंतु रोगानुसार क्या क्या लेना चाहिए, कैसे हम उस आयुर्वेद को फॉलो कर सकते हैं। डायबिटीज वाले, हाई बीपी वाले, डायबिटीज हाई बीपी ये दो बीमारियां आजकल घर घर हैं, तो थोड़ा सा मैं चाहूंगी एक सेशन आपका और रखें, मेरा अनुरोध है, जब भी पॉसिबल हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, विशेष रूप से अनिल जाकरी, ओ धन्यवाद। थैंक यू दीदी। माया जोशी जी जी आपका। जी दीप जी, समय भी काफी हो गया हाँ है। संक्षिप्त प्रश्न और संक्षिप्त रूप से देखें। माया जी आप बोल। हाँ। नमस्कार सर। हेलो यस, नमस्कार जी। सर, आवाज आ रही मेरी? जी जी आ जी हाँ रहा। जी, आ रही है। सर नमस्कार, मेरे को ये पूछना है कि जब मेरी प्रकृति जो है वात है, मेरे को ठंड बहुत लगती है, तो मेरे को चाय कॉफी पीनी चाहिए कि नहीं पीनी चाहिए सर? नहीं और पीनी मेरे को चाहिए। पेट फूल जाता है मेरे को। आप चाय कॉफी की बजाय आप सूप पिए। ठीक है, अच्छा गर्मा सो गर्म वेजिटेबल सूप, हाँ सूप बना के पिए। सूप आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि वात प्रकृति का, जैसे मैंने बताया था कि थोड़ा सा माइंड ओवर थिंकिंग भी आपको बहुत होती होगी, दिमाग भी ज्यादा चलता होगा, विचार भी बहुत ज्यादा आते होंगे। और कॉफी तो ओवर एक्टिवेट कर देती है इन चीजों को, तो और वात के लिए अच्छी भी नहीं मानी जाती चाय कॉफी। तो सूप आप पी सकते हैं, गर्मा गर्म सूप आप पिए, बहुत अच्छा है। सब्जियों का फ्रेश वेजिटेबल सूप बना के पी सकते हैं, या दाल सूप बना के पी सकते हैं। दाल का पानी है उसका आप सूप पी सकते हैं। सूप इज वेरी गुड, वो आपको वार्म भी देगा, वो आपको न्यूट्रिशन भी देगा। ठीक है, थैंक यू सर, यही पूछना था। जी डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार वर्मा जी। क्या बात है, क्या बात है। ताशकंद में बैठे हुए आप सब बातें बता रहे हैं। आपको देखकर, आपकी पर्सनैलिटी से भी बहुत कुछ सीखते हैं हम। एक प्रश्न है मेरा, लीक से हटके है। सर शादी के समय गुड़ मिलाते हैं, सर तो क्या शादी के समय ये काफ पित्त वात भी देखने चाहिए, और कैसे कंपेटिबिलिटी उनकी अच्छी रहे जीवन भर, इसके लिए भी कुछ ये इसमें कुछ है तत्व देखा जाना चाहिए या नहीं? बहुत वाजिब सवाल है आपका। अगर आप सही मायने में देखें ना, तो जो पहले टाइम में जो सही में, अब तो क्या होता है कि कुंडली मिलाने की फॉर्मेलिटीज ज्यादा होती हैं, ना तो मिलवाने वाले को पता है, ना मिलाने वाले को ज्यादा ज्ञान है। लेकिन उस वक्त में जब कुंडलियां मिलाते थे, या कुंडली मिलाने का जो असल मकसद होता था, उनमें से एक प्रकृति का मिलन भी होता था। क्योंकि एक मिल हम जब कुंडली मिलाते हैं तो क्या देखते हैं, उस समय देखते हैं किस समय पैदा हुआ, किस स्थान पे पैदा हुआ, और उस वक्त न ग्रह नक्षत्र क्या थे, उस वक्त किस चीज की डोमिनेशन थी। तो उसमें जो प्रकृति के का जो मिलन था वो बहुत जरूरी था। ठीक है, अब आजकल भी आम बोल बाचाल भाषा में तो ये कहते हैं कि मेरी उससे नेचर मैच नहीं करती। अंग्रेजी का शब्द नेचर है, नेचर का मतलब तो ये प्रकृति ही तो है, कि हमारी प्रकृति क्या है, कि मेरी और उसकी नेचर मैच नहीं करती। तो ये बहुत जरूरी है। खासकर जब दो वात वात के लोगों के साथ आपस में होता है, तो वात वात के जो अगर कपल हैं उनकी बहुत अच्छी नहीं निभती है, जट ही रहता है हमेशा। एक वात का हो, एक कफ का हो, बहुत अच्छी निभेगी। एक थोड़ा सा हाइपर, एक थोड़ा मस्त रहता है, दे हैंडल विद ईच अदर, दोनों को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो डेफिनेटली ये तो बहुत अच्छा है अगर दो ऐसी प्रकृति के लोग आपस में एक पार्टनर की तरह रहें, जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें, ना कि एक दूसरे से टकराएं। तो बहुत सी समस्याएं सॉल्व हो सकती हैं। एंड
सिर्फ उनकी आपस की समस्या नहीं, जो उनसे बच्चे भी या जो आगे उनका वंश भी जो चलता है वो भी एक बैलेंस प्रकृति के पैदा होते हैं। तो वर्मा जी, ये तो हमारे सदियों से हमारे जो विज्ञान में या हमारी विद्याओं में ये सारी चीजें थी, लेकिन इसको सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया गया, सही तरीके से समझाया नहीं गया। हमने उनको पुरानी मान के, रूढ़िवादिता मान के, जबकि वो अल्टीमेट साइंस थी। अगर उनको एक एक चीज को पढ़ें और अगर हम उसका मॉडर्न साइंस से उसको लिंक करें तो इट इज सेज कि यार मॉडर्न साइंस ने तो ये चीज आज कही, ये तो इतनी साल पहले लिखी हुई थी। लेकिन वहाँ टर्मिनोलॉजी अलग थी, थोड़ी सी कहने के तरीके थोड़े अलग थे। लेकिन वो चीजें फिर कुछ लोगों ने उसका गलत तरीके से आवरण ओढ़ लिया। तो बहुत सी चीजें हैं, बट आपका सवाल सही है। अगर प्रकृति मैच हो जाए तो कुंडली मैच होने से भी बड़ी चीज है वो तो। जी जी, बहुत अच्छा जवाब आपका। ये भी मार्गदर्शन करेगा लोगों का थैंक यू। आगे रिश्ते बनाने में। थैंक यू सर। समय काफी तेज भाग रहा है और मेरे ख्याल से सभी के क्वेश्चन आंसर हो चुके हैं, लेकिन वास्तव में कि आपसे हमने बहुत कुछ और जानना है। डॉक्टर कर्नल साहब मेरे ख्याल से अपना आसन उठाने लग गए हैं। सर, आपको कुछ बोलना है? डॉक्टर साहब, मैं तो बोल ही कह सकता हूँ, इतना आप नॉलेजेबल हैं कि हम तो टोटली कंफ्यूज हो गए आज। ये हमारा जो बात कफ एंड पित्त जो है वो तीनों का मिक्सर होकर के मेरे पे इफेक्ट कर रहा है। अब ये बड़ा मुश्किल है। मैं रिक्वेस्ट एक ही करूंगा कि हमारे इतने लोग हैं जुड़े हुए, अगर ये सब पॉइंट्स आपके पास कहीं राइटिंग में है, इफ यू कैन फ्लोट इट ऑन दिस, क्योंकि इसको इतने को याद रखना बड़ा मुश्किल है। वो मेरे जैसा आदमी जबकि जब भी हम कुर्सी से उठते हैं, वैसे तो बहुत कम उठते हैं, लेकिन 1-2 घंटे में जब उठते हैं तो सबसे पहले किचन में जाकर के कुछ ना कुछ खा लेते हैं। तो वो थोड़ी गंदी आदत है, बट अब उसको संभालना एट दिस स्टेज थोड़ा मुश्किल होता है। ये तो बच्चों की हैबिट होती है, आप जानते हैं। तो ये अगर कहीं आपके पास राइटअप में है ना, डूज एंड डोंट, स्पेशली क्या करें क्या नहीं करें विद दिस प्रवृत्ति ऑफ कफ कोल्ड, बात पित्त एंड कफ, और ये बड़ा एजुकेटिव होगा और सबके लिए बहुत फायदेमंद होगा। विद दिस, थैंक यू वेरी मच। दैट्स माय Sure, रिक्वेस्ट। I will do that. I will do that. थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, वंडरफुल। थैंक यू सर। क्लास को समापन की ओर ले जाते हैं। बहुत सुंदर व्याख्यान रहा। ये हमारी जो क्लास है वो प्रतिदिन 5:30 बजे से 7 बजे तक रहती है और संडे को हमारा मेडिकल लेक्चर रहता है। तो इसी कड़ी में आज डॉक्टर कृष्ण कुमार जी, जिन्होंने दैनिक स्वास्थ्य का लघु औषधालय जैसे अत्यंत उपयोगी और व्यवहारिक विषय पर ज्ञानवर्धन किया, और आपका हृदय से धन्यवाद है। आपके विचारों ने यह समझाया कि हमारा रसोई घर ही स्वस्थ जीवन की पहली औषधालय है। थैंक यू वेरी मच सर। और क्लास को समापन करने से पहले शांति पाठ कर लेते हैं। सभी लोग कमर और गर्दन सीधी करें। एक दीर्घ ओम का उच्चारण करेंगे, तत्पश्चात शांति पाठ। भरे गहरा लंबा सांस। ओ ओम देव शांति अंतरिक्षे गम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्मा शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। कुछ क्षण इस शांति को महसूस करते हुए अपने मन को पूरी तरह से शांत रखें। दोनों हाथों को आपस में जोड़ें। धन्यवाद करें उस परम पिता परमात्मा का। धन्यवाद आप सभी आत्माओं का जो इस पटल पर जुड़े हुए हैं। घर्षण करें और उससे निकली हुई ऊष्मा को अपने चेहरे पर लगाएं। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ कल सुबह 5:30 बजे फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।
बहुत बहुत Thank you, धन्यवाद। Thank you, sir. Thank you very much. जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब का, विशेष धन्यवाद डॉक्टर साहब के 2 सेशंस की जरूरत है दीप जी। बहुत अच्छा दोबारा डॉक्टर उनको साहब। बुलाना पड़ेगा। अभी तो शुरुआत है कि किचन में कैसे हाँ। रखना है, उसको खाना कैसे है, उसके बारे में भी तो पूछेंगे हम कि नहीं, कैसे और कैसे क्या विशेष चीजें हैं जिनको खाना चाहिए और किन बीमारियों में खाना चाहिए। हाँ। ये जो विषय है ना, वो आगे का, जैसे लाइफस्टाइल डिजीजेस का आपका एक्सपर्टीज है, तो वो सब लोगों को आगे जानकारी मिलेगी। तो आपसे हम लोग और आगे भी समय लेंगे, आप समय दीजिए। थैंक यू। जी Thank you, doctor. Thank you very much. Wonderful सभी session. का दिन शुभ हो। कल मिलते हैं फिर। ओम सभी को। जय श्री राम।